किलोमीटर 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के लिए उपयुक्त समुच्चय की पहचान कीजिएगा। तो इसमें से अगर ऑप्शनों को देखें तो वो हो जाएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। आप ही जानते होंगे राजस्थान यानी जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, जो 1 किलोमीटर के अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं मोस्टली वही होता है जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर के अंडर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो ये 100 से कम पूछा है हमें। तो इसमें देखिएगा जैसे सबसे कम तो जैसलमेर है क्योंकि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। फिर इससे कम आपका बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर में कितना होगा, करीबन होगा नहीं बीकानेर होगा क्योंकि बीकानेर में 78 होते हैं, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा सबसे कम में। और फिर तीसरे पे आ जाएगा 92 यानी 92 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंडर में। ओवरऑल यही है, कम मैं बताना था। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इसमें जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 या 92 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंडर में। ठीक है, ये 100 से कम है। अगर 100 के करीब किसका है, चौथे नंबर पे आएगा तो वो चूरू जिला है जिसका करीबन 104 है, यानी 1 किलोमीटर के अंडर में 104 व्यक्ति रहते हैं। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सेकंड नंबर का है डूंगरपुर में वेद वृंदावन नामक धाम की स्थापना किस संत ने की थी, वो संत माऊ जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 3 नंबर है वो पूछा है कि राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत दर्ज किया गया है, वो किया गया 13.5%। यहाँ पर 13.48 भी लिखा मिल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। अगर ये जो हमारे राजस्थान की जो जनगणना हुई तो 6.85 करोड़ की थी, अब पीछे मैं लिख नहीं रहा हूँ शब्द, तो बताइएगा इस 6.85 का 13.5 निकालें तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी। अगर आप डाटा में पूछे तो ये करीबन हो जाएगी, अगर एसटी की बात की जाती है राजस्थान में 92,38,000 की जनसंख्या है, किनकी, जो आपकी अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, अगर संख्या में पूछे तब तो ये आंसर 92,38,000, अगर परसेंट में पूछे तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिएगा इनमें से रचना व लेखक में कौन सा युग्म सही नहीं है। जैसे अलेकू हिटलर ये विजयनंदिता की रचना है, सेनाड़ी है ये मेघराज मुकुल की है, छंद मयूख है ये बांकीदास की नहीं है, तो फिर किसकी है, ये आपके सूर्यमल मिश्र है ना जो आड़ती वाले उनसे संबंधित है, तो यही गलत है। बाकी चालू है वो रेवत दान चारण की है। तो ओवरऑल 1, 2, 4 सही थे, गलत हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा इनमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिएगा। अच्छा, जैसे आप जानते हो उन्हें देखिएगा, जैसे गुलाबी गणगौर है ये आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी से संबंधित हो जाएगी। कजली तीज ये फेमस है राजस्थान की, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, अक्षय तृतीया है ये वैशाख शुक्ल तृतीया को, और ऋषि पंचमी है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो हमने मिलाया था 4, 2, 3। अब इस प्रकार का ऑप्शन देखना होगा, इसमें 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर पर यही हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत है, तो वो करीबन है 53.10% हो जाएगा, या 1% बोल सकते हैं, वो एक ही बात है। 53.10% बोलिएगा, 53.1% वो एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा युग्म सही नहीं है। अगर ये 4 ऑप्शनों को देखो, जैसे बडार का मतलब वधु पक्ष द्वारा दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है। बिनौटा वर के सिर पर बांधा जाने वाला साफा ये गलत है। बिनौटा का मतलब होता है जो दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, जो उनकी शादी होती है तो उस दौरान जो जूता चप्पल पहने जाते हैं कुछ उसी को बोलते हैं ये बिनौटा। ठीक है, तो यही गलत दे रहा है क्योंकि सिर के ये है ना वर के सिर पर बांधा जाने वाला साफा, ये नहीं होगा। बाकी ये नागल का मतलब नवनिर्मित घर, यह नवनिर्मित घर के उद्घाटन की रस्म है। बाकी भदर का मतलब अंत्येष्टि के समय मृतक के परिवार वालों का मुंडन। तो और तो सब सही थे, 2 नंबर गलत था। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान कीजिएगा। तो देखिएगा सूची फर्स्ट सेकंड में जैसे कि मृदा के प्रकार और विस्तार क्षेत्र दे रखा है, जिनमें से आप जानते हैं जैसे वर्टिसोल है ये हाड़ौती से संबंधित है, जिसमें कोटा बूंदी बार आ जाते हैं, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। बाकी एल्डोसोल से ना, चलो यहीं से देख ले, इंसेप्टिसेल्स संबंधित हो जाएगी। ये कह सकते हैं भीलवाड़ा राजसमंद सरमों से। अल्पीसोल संबंधित हो जाएगी आपकी ये अलवर भरतपुर डीक से। एरिडोसोल्स हो जाएगी फिर चूरू झुंझुनू नागौर से। सही है ना, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, यार ये तो दोनों ही मिल रहे थे। और भी देख लेते हैं। तीसरे का हमने मिलाया था कोटा बूंदी, यानी 4 नंबर, ये फिर 4 नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि पूर्वी राजस्थान में बोली अहिरवाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल है, राठी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राठी क्षेत्र बोलते हैं जो हरियाणा का बागलू क्षेत्र और मेवाती के बीच में जो बोली जाती है उसे ही बोलते हैं अहिरवाटी। बाकी
देवड़ावाटी, देवड़ावाटी ये संबंधित हो जाएगी आपकी शायद जालौर के क्षेत्र का होता है ना, उसमें ही बोली जाती है। मेवाती की बात की जाए तो ये अलवर भरतपुर का क्षेत्र हो, जैसे एक नया जिला बना है ना जो, उसका नाम क्या है, खेरतल तिजारा है, उस क्षेत्र में बोली जाएगी। बाकी होता तो कोई भाषा होती नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की हस्तशिल्प के संबंध में असुमेलित युगों की पहचान कीजिए। जैसा अजरक प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। कपड़ों पर मिरर वर्क है, ये जैसलमेर का फेमस है। नमदे हैं टोंक की फेमस है। लेकिन लकड़ी की मूर्ति है चित्तौड़गढ़ से संबंधित ना होकर ये आपके उदयपुर से संबंधित होगी। अरे यार एक सेकंड पे, उदयपुर, ठीक है। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि लकड़ी की मूर्ति यानी जो कास्ट की बात की जाती है, जो लकड़ियों की, वो बस्सी चित्तौड़गढ़ से संबंधित होती है। यहाँ पर लकड़ियों की मूर्ति की बात की जा रही है तो उदयपुर में जैसे कठपुतली बनाते हैं, ठीक है, और या झूला निर्माण करते हैं, तो वो फिर उदयपुर से संबंधित होगी, ना कि ये बस्सी चित्तौड़गढ़ से। इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो कंजर्वेशन रिजर्व दे रखा है। संबंधित क्षेत्र जैसे अमरक महादेव उदयपुर से संबंधित है। बांज आंवली है, ये बारां से संबंधित है। अमीरगढ़ ये भीलवाड़ा से संबंधित है। लेकिन रामगढ़ कुंजी स्वान से ये अलवर से संबंधित नहीं है, ये बारां से संबंधित है। जब ये राजस्थान के 22 बाग कंजर्वेशन की बात की जाती है तो वो यही है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत था, बाकी सभी सही थे। कौन सी जाति फड़वाचन करती है? तो फड़ का वाचन तो इसमें से भोपा हो जाएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते चलते हैं हम। जैसे रेतीली मृदा के बारे में असत्य कथन बताइएगा। रेतीली कहिएगा या जैसे मरुस्थली। ये कह रहा है इस मृदा में लवणों का उच्च प्रतिशत होता है, बिल्कुल सही है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की कमी होती है। उच्च पीएच का मान पाया जाता है। उच्च पीएच का मान मतलब क्षारीय मृदा, ठीक है। इस मृदा को रेगुर मृदा कहते हैं, गलत है, ये वाला गलत देगा। बाकी मृदा की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है, ये बात सही है। ओवरऑल 3 नंबर ऑप्शन गलत था, बाकी सभी सही थे। थली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है और किस क्षेत्र में बोली जाती है? वैसे थली मारवाड़ी की उपबोली है, ये तो इसका खुद ही आंसर हो गया था। यानी मारवाड़ी की उपबोली है कौन सी? थली। कहाँ पर बोली जाती है? ये आपके बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन से लोक देवता यानी लोक देवता तेजाजी के बारे में सही नहीं है? तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इस कृषि कार्यों को उपासक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनके पुजारी विवाहित जाट होते हैं, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। बाकी सुरसा में इनकी समाधि और मंदिर बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सभी सही थे। राजस्थान में जैसे सालर बने, जैसे बोसवालिया सिराता का विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? यानी जो सालर वन मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसा पूछ रहा है ये। बाकी बोसवालिया सिराता का विस्तार क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये सभी अरावली की जो पहाड़ियां हैं, ये उच्च श्रेणियां हैं, उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही होना चाहिए आंसर, तो 16 का 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से चारबाग की छतरियां किस शहर में स्थित है? जब भी चारबाग की छतरियों की बात की जाती है, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र से यानी बूंदी से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 के राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन पथ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से संबंधित नहीं है? अभी वर्तमान में जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए वंदे भारत चल रही है ट्रेन। बीकानेर से दिल्ली भी चल रही है। उदयपुर सिटी से आगरा कैंट भी चल रही है, लेकिन कोटा से साबरमती नहीं चल रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अचलदास खिचड़ी वचन का किस प्रकार का काव्य है? ये कहीं ना कहीं चंपू काव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे एक तरफ ख्याल है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति। तुर्रा कलंगी जयदयाल सोनी संबंधित है। कुचामनी लच्छीराम हो जाएंगे। हेला ख्याल से हमीद बेग ये गलत दे रखा है। बाकी शेखावाटी का जालीराम प्रहलादी राम। अगर हेला ख्याल की बात की जाती है तो इसके आप ऐसे कह सकते प्रवर्तक हैं शायर हेला हो जाएंगे। और इनसे संबंधित जैसे आपने नाम सुने होंगे गोपाल जोशी, प्यारेलाल जोशी, हुकुम चंद्र, इस प्रकार के आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। राजस्थान का कौन सा झील आपस में सेतु से नहीं जुड़ा हुआ है? स्वरूप सागर रंग सागर से जुड़ा हुआ है। फिर दूसरा है फतेह सागर है, वो कुमारिया तालाब से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये वाला गलत दे रखा है। बाकी है अमरकुंड है, वो रंग सागर, और पिछोला गोवर्धन सागर। ऑप्शन नंबर इसका 2 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिएगा, सवाई जयसिंह ने 1725 में नक्षत्रों की गति गणना करने के लिए सारणी का निर्माण करवाया था। सारणी का नाम बताइएगा। उसे कहते हैं जी मोहम्मद शाही। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिएगा। ये 22 नंबर किया ना, सही 23 आ जाएगा। इसमें पूछा है एक तरफ तो पर्यटन पर्पज, दूसरी तरफ सम्मिलित क्षेत्र है। जैसे हम बात करें दूनाड़ है, दूनाड़ तो जयपुर के और पास है, तो जैसे इससे मिलाइएगा। मीरवाड़ा मारवाड़ पथ मतलब जो पुष्कर वाला क्षेत्र है, तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। बाकी हमने कौन कौन से मिला दिए थे? 4 और 3, तो 4 और 3 है, और तो सभी में। फिर इसके बाद 3 का हमने मिलाया था, 3 का 2 किसमें है? एक तो इसमें है और एक इसमें। तो बाकी ऑप्शन देख लेते हैं।
जैसे कि बागड़ परपत है, तो बागड़ का संबंध हो जाएगा आपके बागड़ का, तो फिर ये डूंगरपुर मांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा इससे संबंध हो जाएगा। गोड़वाड़ प्रदेश परपत बोल सकते हैं, वो सीकर मंडावा झुंझुनू से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 4 सही हो जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें से बताइए ऐसी कौन सी रचना है जो प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य से संबंधित नहीं है। बीसल देवरास है, हंसावली है, बसंत विलास है, लेकिन बुद्धि रास नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से आमेर दुर्ग के बारे में कथन दिए गए हैं और बताइएगा इनमें से सत्य कथन कौन सा है। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा कहलाता है। इस प्रकार की विशेषता हम नहीं पढ़ते इसकी, किसकी, आमेर दुर्ग की। इस दुर्ग में मिर्जा राजा सिंह ने दीवान ए खास नामक महलों का निर्माण करवाया था और नरसिंह सिंह मंदिर और अंबिकेश्वर मंदिर इस दुर्ग में स्थित है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 26, कथन पर विचार कीजिएगा। इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेड झील का निर्माण करवाया गया था। इस नदी का उद्गम है वो उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। तो ये कहीं ना कहीं रूपारेल की बात हो रही है। सिलीसेड है वो रामसर साइट में अभी 5वें नंबर की राजस्थान में साइट घोषित की गई है, यानी सिलीसेड झील। तो ये 12 दिसंबर 2025 को ही घोषित की गई है, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था प्रमुख थी, यानी प्रमुखता थी, कैसी थी, रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित थी। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा 2023 में या 23 में वर्ष 2029-30 तक राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो 90,000 मेगावाट किया गया है। इनमें से कौन सा एक साहित्य सृजन पद्य विधा है, अगर आप देखें तो वो हो जाएगी छप्पर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राजपूत शासक ने सोमनाथ मंदिर तथा शिवलिंग को तोड़ने के कारण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर लूटे हुए धन को छीन लिया था, वो थे जालौर के कांडदेव चौहान। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान वर्षा परिवर्तनशीलता 2024 के अनुसार राज्य के कौन से जिले में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता दर्ज की गई है, वो फरौदी जोधपुर। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से बताइएगा किसान आंदोलन की चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में रही थी, वो सीकर किसान आंदोलन हुआ था उसमें हुई थी। राजस्थान में निम्नलिखित ऊर्जा का उत्पादों का राज्य के कुल उत्पादन प्रतिशत के अंश के आधार पर व्यवस्थित आरोही क्रम पहचानिएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें से कौन सा हो सकता है। देखो सबसे लास्ट में आएगा तापीय, तो देखो तापीय पहले में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में। फिर इससे पहले आएगा पवन, तो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर इससे पहले आएगा जल विद्युत, इसमें गैस दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी गैस सबसे कम, उससे ज्यादा जल, उससे ज्यादा पवन, फिर लास्ट में आएगा विद्युत, तापीय विद्युत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। संगीत राज हो गई, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सभी ये महाराणा कुंभा से संबंधित रचनाएं। जल जंगल जमीन आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो इसमें से हो जाएगा मामा बालेश्वर दयाल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 36 नंबर, राजस्थान के कौन सा जिला समूह है जो 70 सेमी समवर्षा की रेखा से नहीं गुजरती है, तो वो हो जाएगा सी का झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बृहद राजस्थान में मध्य संघ का नीम राणा ठिकाना सहित विलय कब हुआ था, ये हुआ 15 मई 1949 को। राजस्थान की कांवड़ तीगी, घोघरा बेल्ट, सिंधी सरकला आदि खनन क्षेत्र किस खनन से संबंधित हैं, ये कहीं ना कहीं सीसा जस्ता से संबंधित हैं। तुर्रे, सरपीच, बालाबंदी और दुगदुगी आदि ये किससे संबंधित हैं, यानी तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी ये पगड़ी सजावट के सामान है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, वो किया गया रणछोड़दास गठाड़ी, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित स्थलाकृतियों का उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिएगा। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, देखिएगा बागड़ प्रदेश, ये एक तो बागड़ वाला वो दक्षिण वाला वो अलग होता है, ये ऊपर वाला है, ऊपर मतलब जो श्री गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ से संबंधित है ना, उधर वाले क्षेत्र से। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद आएगा देखो ये बोराट को तो फिर दक्षिण में उदय प्रमुख की तरफ हो जाएगा, तो ये तो संबंध नहीं रहेगा, फिर यही हो जाएगा फिर, क्योंकि बागड़ प्रदेश, बिंद कगार भूमि, फिर बोराट, फिर आप, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि परमवीर चक्र से सम्मानित पहले राजस्थानी कौन से थे, तो वो हो जाएंगे मेजर पीरू सिंह। देखिएगा 43 राजस्थान की निम्नलिखित राजनीतियां को उनके आरंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा।
यानी जैसे कि पहले ये फिर उसके बाद ऐसे कि इसमें से जाना है। जैसे कि हम बात करें, पहले राजस्थान की खनिज नीति आई, फिर उसके बाद राजस्थान की पर्यटन नीति आई, फिर उसके बाद राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति आई, फिर उसके बाद राजस्थान बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति आई। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा चूनी और बारी नामक आभूषण कहाँ किस अंग में पहना जाता है? बारी का मतलब नाक से है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 ही सही हो जाएगा। देखिएगा जो 44 है, 1857 की क्रांति के समय छावनी और रेजिडेंट यानी रेजिमेंट बोल सकते हैं के संबंध में असुमिलित विकल्प छांटिएगा। जैसे एक तरफ छावनी दे रखी है, दूसरी तरफ रेजिमेंट। जैसे नसीराबाद में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और फिर जैसे नीमच में मेर रेजिमेंट, ये गलत है। इसमें भी 15वीं जो बंगाल इन्फेंट्री है ना, ये संबंधित थी, और जोधपुर लीजियन, तो यही गलत दे रखी है। बाकी एरनपुरा की जोधपुर लीजियन हो जाएगी। देवली जो कोटा से संबंधित थी, कोटा कंटीजेंट थी। यानी जो देवली जो टोंक में पड़ती है ना, उसमें कौन सी कह सकते हैं रेजिमेंट थी? कोटा कंटीजेंट। तो इसमें से जो गलत थी वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। जो है 40 नंबर के निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो इसमें गुरु शिखर तो दे ही नहीं रखा है, वही है। बाकी है इसमें नहीं है, तो फिर हम जरगाह पे जाएंगे, क्योंकि इसकी 1431 मीटर के लगभग ऊंचाई है, तो नीचे दौर से यही सर्वोच्च मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, बैराट के अतिरिक्त किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुना हुआ वस्त्र मिला हुआ था यानी प्राप्त हुआ था? तो वो बालातल सभ्यता से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 48 है, राजस्थान में गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से चावंड चित्रशैली का विकास राजस्थान के किस क्षेत्र में हुआ था? तो चावंड का मतलब ये आपके मेवाड़ से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणेश सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा और असत्य कथन पहचानिएगा। यह सभ्यता पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई थी, तो ये बात सही है। यहाँ से लाल चीकनी मिट्टी निर्मित विशिष्ट चित्रकारी युक्त मजबूत बर्तन प्राप्त हुए थे, ये भी बात सही है। इस सभ्यता स्थल से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों का निर्यात किया जाता था, ये भी बात सही है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है, मौर्य काल में भी गणेश्वर का एक प्रमुख केंद्र था, ये गलत है, मौर्य काल में नहीं था। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे कि ताम्र पाषाण काली युग, तो उस समय की बात की जाती है, या फिर इससे पूर्व हड़प्पा कालीन था ना, उस समय की बात की जाती है। उसमें गणेश्वर एक प्रमुख केंद्र था, ना कि मौर्य काल में। गलत पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस जिले में महिला शिक्षण विहार संचालित है, यानी ये योजना किस जिले में चल रही है? तो ये संबंधित है झालावाड़ में। देवनारायण गुरुकुल योजना के अंतर्गत किस कक्षा के वर्ग के हेतु निजी उच्च प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है? तो वो संबंधित हो जाएगा कक्षा 6 से लेकर 12th तक। क्वेश्चन नंबर 53 है, 18 अक्टूबर को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड के राज्य के पहले ई बस निर्माण प्लांट की स्थापना किस स्थान पर भूमि आवंटित को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये संबंधित हो जाएगा घीलोट कोटपुतली बेहरोड रोड पर, ठीक है, बेहरोड। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निधि जो MSE पॉलिसी 2024 कब तक लागू रहेगी? ये लागू रहेगी आपकी 31 मार्च 2029 तक। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय से 5 सर्वश्रेष्ठ नव प्रवर्तन विचार प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को नॉमिनेशन किस पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा अपलोड किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं आपके EMIAS, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, 18 जून को केंद्रीय साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी युवा पुरस्कार पूछा है, किसे प्रदान किया था? ये किया था आपके पूनम चंद ओदरा को। नेक्स्ट देखिएगा, RT अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान असत्य है, यानी जो गलत है वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में 60 बालकों तक शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए, ये बात सही है। कक्षा 6 से 8 तक के प्रत्येक 35 बालकों पर कम से कम 1 शिक्षक होना चाहिए, ये भी बात सही है। कक्षा 6 से 8 के लिए यानी कक्षा के लिए 100 से अधिक बालक होने पर भी एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 के लिए 100 से अधिक बालक होने पर ही एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक होना चाहिए, यानी हेडमास्टर होना चाहिए एक, तो ये बात सही है। शिक्षण के प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45, जिसमें तैयारी के घंटे सम्मिलित नहीं होते हैं, बस नहीं लगा दिया, ये गलत है। बाकी सब सेंटेंस सही था, तो इस वजह से गलत हुआ है, ठीक है।
ऊपर के तीनों सही थे, चौथे नंबर भी सही था, लेकिन इसे नहीं को हटा दें तब तो सही है, और ये अगर नहीं रहेगी तो निश्चित तौर से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही है जो इस नहीं की वजह से गलत हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, असुमिलित युगों की पहचान कीजिएगा। जैसे राज पशु चिंकारा सही है, राजनत घूमत सही है, राजपुष्प रोहिड़ा सही है, लेकिन राज खेल वॉलीबॉल ना होकर बास्केटबॉल होता है जो 1948 में शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, जो 59 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो वो होगा भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में अधिनियम संख्या 35 अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ पर जापानी संस्था जेट्रो का प्रथम औद्योगिक पार्क लगाया गया था? वो हो जाएगा नीमराना। ये कह रहा है पीयर रिव्यू अभियान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अगर आप सभी को पढ़ेंगे तो इसमें से जो अभियान है राजस्थान के 25 जिलों में चयन किया गया है, ये वाला गलत हो जाएगा। अखिल भारतीय समन्वित बाजार सुधार परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये मंडौर जोधपुर। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए विस्तारित कालावधि 6 माह तक तय की गई है। आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार के उपयुक्त नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है? तो वो धारा नंबर 38 हो जाएगी। 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण एवं ई लाइब्रेरी की व्यवस्था हेतु निम्न में से कौन सी योजना संचालन की जा रही है? वो है अटल ज्ञान केंद्र। ठीक है, 13 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 की थीम क्या थी? खेल खेल में सीखो। देखिएगा जो है 66 नंबर, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए आसपास के क्षेत्र की सीमा है वो करीबन 2 किलोमीटर की पैदल दूरी होनी चाहिए। ये कक्षा 6 से 8 की बात कर रहा है, अपर प्राइमरी की, वो भी राजस्थान का आरटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार अब्दुल्ला पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो ये संबंधित हो जाएगी बांसवाड़ा में। यदि किसी निजी विद्यालय की प्रवेश कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों की संख्या अगर 21 है तो निःशुल्क प्रवेशित बालकों की संख्या कितनी होगी? तो वो करीबन होगी 6। नेक्स्ट देखिएगा कि किस स्थान पर कृषि अनुसंधान स्टेशन नहीं है? अगर आप ऑप्शन देखें देखो, फतेहपुर सीकरी में, नवगांव रबर में हो जाएगी, केसवाना जालौर में हो जाएगी, लेकिन बोजुंदा चित्तौड़गढ़ में नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा जो है 70 नंबर, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के पुनीत कुमार ने कुश्ती फिल इन द ब्लैंक्स बार वर्ग में रजत पदक जीता था, यानी सिल्वर पदक जीता था। तो वो बताइए कितने ग्राम में? तो ओवरऑल देखा जाए अगर इन सभी ऑप्शनों को, तो वो मेन फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम में जीता था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, NEP 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से अभावग्रस्त बालक अधिक है तो वहां पर छात्र और शिक्षक का अनुपात 1:25 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, असुमिलित पहचानिए। जैसे हवा महल जयपुर में और जसवंत तड़ा जैसलमेर में थोड़ी है जोधपुर में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पिछौला झील उदयपुर, भानगढ़ जो भूतों का एक तरह से महल कहलाता है वो अलवर में, तो ये भी सही है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 3 कह सकते हैं गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। नेक्स्ट देखिए 73 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 73 नंबर, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के किस नियम राज्य सलाहकारी परिषद का गठन उसके कर्तव्य का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपके नियम नंबर 28 में। दौसा का हर्षद माता मंदिर मूलतः किसको समर्पित है? ये संबंधित है आपके विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा कि 3 जुलाई 2025 को किसी राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके राजीव कुमार शर्मा। 6 नंबर है, इसमें क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूला के संबंध में असत कथन बताइएगा। अगर आप इन सभी को पढ़ें, जैसे एक भाषा अनिवार्यतः हिंदी होगी, कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होंगी, तीनों भाषाओं के विकल्प राज्य स्वयं के या फिर छात्रों के होंगे। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 गलत दे रखा है, बाकी ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक पद्म श्री विजेता राजस्थान के खिलाड़ियों के संदर्भ में सुमेलित युग्म की पहचान कीजिएगा। सॉरी, असुमेलित युग्म बताना है, यानी गलत है, एक तरफ खिलाड़ी है और खेल है। अगर आप ध्यान से देखें, जैसे भुवनेश्वरी कुमारी है, ये स्क्वैश खेल से संबंधित है, लिम्बाराम है ये तीरंदाजी से संबंधित है, रघुवीर सिंह है ये घुड़सवारी से संबंधित है, लेकिन जो बजरंग लाल ठाकर है ये निशानेबाजी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फिर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में किए गए अधिगम नवाचारों एवं उनके प्रारंभ वर्षों के संबंध में असुमेलित युग्म छाटिएगा। इसमें कूट तो नहीं दे रखे, तो देखिएगा कि असुमेलित बताना है। जैसे राजस्थान
एजुकेशन इनिशिएटिव 2005 में प्रारंभ किया गया था। ये बात तो सही है। बाकी SIQE ये 2015-16 में, दीक्षा राज पोर्टल है 2017-18 में, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान ये 2024 में स्टार्ट नहीं किया गया था। 29 मार्च 2025 को ये स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत दे रखा था, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो 29 मार्च 2025 को स्टार्ट किया गया था, ना कि 2024 को। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की पहली मानव निर्मित नक्की झील कहाँ पर स्थित है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपके माउंट आबू सिरोही में। 18 से 19 फरवरी को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल मिशन जो वाटर विजन 2047 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये संबंधित किया गया था उदयपुर में। आई स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में विद्यालय शिक्षा में किस स्तर की कक्षाओं के लिए संचालित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपके कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक। नेक्स्ट देखिएगा 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन मुख्य प्रभारी अधिकारी है, यानी जिला प्रशासन का मुख्य प्रभावी अधिकारी होता है, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका जिला कलेक्टर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो है 83 नंबर क्वेश्चन है, यानी 83 नंबर। इसमें पूछा है कि कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है इनमें से। अगर आप इसमें कूट तो नहीं है, तो देखिएगा कि लक्ष्य संबंधित नहीं है, तो जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो सही है। विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना, ये भी बात सही है। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, या विद्यालय की शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन को सुनिश्चित करना, तो ये भी सही है। लेकिन व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना ये तो NAP 2020 का रोल है, ना कि आपकी समग्र शिक्षा अभियान का। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत दे रखा है, बाकी सभी सही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, जो 84 है कि 38वीं राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति है जो पुरुषों की स्कीट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता बना था, किसमें 38वीं राष्ट्रीय खेलों में, तो वो संबंधित हो जाएगा अनंतजीत सिंह नरू का। 4 जून 2025 को राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया था। ये कब? 4 जून 2025 को। उसमें नाम आते हैं मेनार और खीचर। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के विभिन्न कोषों के खाते राष्ट्रीयकृत या कह सकते हैं अथवा सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं, तो इस बैंक में लेन देन हेतु किसके हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं, तो वो संबंधित होते हैं अध्यक्ष एवं जो भी सदस्य सचिव होता है उसके। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को कितने का कैशलेस बीमा कवरेज दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 25 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट है कि विद्यालय के शाला प्रदान का विद्यालय प्रबंधन समिति जैसे SMC बोलते हैं में क्या पदनाम होता है, तो वो संबंधित होता है पदेन सदस्य सचिव होता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी RPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वही है ये आपके राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। बजट है यानी राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत 12,500 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया था। इस योजना की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो वो संबंधित की गई है 7 वर्ष। 91 नंबर क्वेश्चन है ये, विज्ञान क्लब की बैठकों के कार्यक्रम तैयार करना तथा क्लब की बैठकों की कार्यवाही का लेखा जोखा किस अधिकारी के द्वारा रखा जाता है, तो वो सचिव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, वो की थी आपके अब्दुस समद को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। विलियम किलपैट्रिक ने प्रार्थना विधि के कितने सोपान बताए थे, शायद ये 2015 का विवादित क्वेश्चन था और इसे फिर से डाल दिया है, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नहीं। अब इसमें 4 स्टेप थे। अब अगर आप देखें तो डायरेक्टली आपसे पूछे प्रार्थना विधि के कितने स्टेप होते हैं, तब हम डायरेक्टली 6 पे जाते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं तो जो भी आपके पास गाइड है जिससे भी पढ़ रहे हो आप देख लेना, 6 स्टेप बताए जाते हैं। फिर भी आप पता नहीं क्यों डाला इन्होंने। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से असुमिलित युगों की पहचान कीजिएगा। एक तरफ जीव मंडल निश्चय दे रखे हैं, उनकी अवस्थिति दे रखी है, तो इसमें से जो गलत है हमें वो चूज करना है। जैसे मानस है असम में, नंदा देवी उत्तराखंड से, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में, लेकिन जो सिमलीपाल है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंध नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो है 95। ये कह रहा है कि ज्ञान कई बार मौजूद ना होकर यह व्यक्ति के भीतर निर्मित होता है। ज्ञान व्यक्ति की स्वयं की रचना है, ये अवधारणा किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक रचनावाद न, सामाजिक रचनावाद न, सांस्कृतिक न, इसका होगा मौलिक रचनावाद, यानी इनर
कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इमेजिंग में बात की जाती है तो उसमें मौलिक रचनावाद आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। भारत के संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? इनमें नाम आता है बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा विषय को विज्ञान तथा या और गणित में आपस में जुड़कर साझा कर अवधारणाओं के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ये दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? इस दृष्टिकोण को हम कहीं ना कहीं अंतर विषय बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस उप क्षेत्र का है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, ये मैन्युफैक्चर का हो जाएगा, यानी विनिर्माण का। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 99 क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? किस शिक्षण विधि में विशेष रूप से तैयार शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? तो अगर आप देखें जैसे किंडरगार्टन में तो होता नहीं है, और इसके अलावा डाल्टन योजना खेल विधि में भी नहीं होता है, तो फिर मोंटेसरी विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए एओबी एक सीधी रेखा है जिसमें कोण एओसी दे रखे हैं 3x + 20 डिग्री, और कोण दे रखा है बीओसी दे रखा है 4x - 30 डिग्री। तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। अब एक्चुअल में क्या है, अगर ध्यान से देखें ये तो सही है डाटा, यहाँ पे देखें इसका मान दे रखा है, और ये वाला डाटा गलत दे रखा है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस कर रखा है इन्होंने। अगर हम इसे किस हिसाब से करें, क्वेश्चन के हिसाब से कर लेते हैं कि ये माइनस दे रखा है तो इसे भी माइनस ही रखिएगा, ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या, आप कैसे कर सकते हैं, एक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है, उस आधार पर कर सकते हैं, तो वही आधार लगेगा और तो कोई नहीं है। फिर कि ऐसा कीजिएगा, क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और 180 के बराबर कर दीजिएगा। जैसे 3x + 20, ये आसान है, जोड़ना ही है केवल, और उसमें फिर x की वैल्यू निकल जाएगी लास्ट में। देखो एक तरफ तो ये रख लिया, दूसरी तरफ इसे रखेंगे तो ये है, दूसरी तरफ में इसे जोड़ लेंगे दोनों को, -30 डिग्री बराबर 180 कर दीजिएगा। अब आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना, इससे बढ़ जाएगा। कैसे, 3x और 4x हो जाएंगे 7x, और देखिएगा ये माइनस का है और ये प्लस का है, इसमें से घटेगा तो -16 बचेगा बराबर 180। अब इसे 95 कर देंगे, इस माइनस वाले को इधर, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा 196। अब हमें x की वैल्यू केवल चाहिए, तो 7 इसके नीचे चला जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं, ठीक है, बचेगा 5 7 8 56 होते हैं, यानी x की वैल्यू निकल के आई 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आगमन विधि के संबंध में असत्य बताइएगा। यह सार्थक अधिगम को एनकरेज यानी प्रोत्साहित करती है, ये बात सही है। यह गति दक्षता कौशल को बढ़ाने के लिए उपयुक्त है। बाकी ये अभ्यास यानी रटने की बात आ जाए तो वो तो होता ही नहीं है। यह अवबोध केंद्रित विधि है, या यहाँ पे लर्नर सेंटर होती तो भी हम इसे ही कहते। ओवरऑल ये है कि इसमें एक तो सही है, एक डी सही है, बाकी ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कोई भी सही है, क्योंकि इसमें रटने की बात हो रही है। ये वाली चीज हम पढ़ते नहीं है, आगमन विधि आप पढ़ के देख लेना, तो उसकी विशेषता हमें ये नहीं चीज पढ़ते हैं क्या कि उसमें हम गति दक्षता और कौशल को बढ़ाने के लिए होती है, ऐसा नहीं है। तो ओवरऑल हम ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे, 1 और 4 सही हो जाएगा। असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, यानी हमें संपर्क का पूछ रहा है। घर्षण यानी जमीन पर हम चलते हैं तो नीचे तौर से पैर जमीन से टच होते हैं, तो उसे घर्षण ही कहते हैं एक तरह से, और बाकी ये असंपर्क बल हो जाएंगे, ठीक है, ये संपर्क हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, असंपर्क बल का उदाहरण नहीं, यानी संपर्क का पूछा था। नेक्स्ट देखिएगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक रूप में किया जाता है। तो प्राथमिक रूप में कैसे उपयोग किया जाता है कि व्यवहार की विशेष जो भी घटना होती है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है या दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सीपीयू मेमोरी के साथ एड्रेस कंट्रोल और डेटाबेस जो भी बसों के माध्यम से संचार करता है, जिसमें एक सिस्टम बस बनती है, यानी ये कह रहा है सीपीयू मेमोरी के साथ एड्रेस कंट्रोल और डेटाबेस के माध्यम से संचार करता है और जिसमें एक सिस्टम बस बनती है। फिर इसका रीजन दे रखा है कि सिस्टम बस ये सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी घटक स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं या बिना किसी आपसी इंटरेक्शन के। तो बताइएगा कि कथन और कारण में से ये आपको कूट दे रखे हैं, इन आधार पर बताना है। ओवरऑल कहें, अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे कि जो आपका कथन है ये तो कहीं ना कहीं सही है, और जो रीजन दे रखा है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, कक्षा के बाहर विद्यार्थी को सूचना देने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली शिक्षक सहायक सामग्री कौन सी होगी। और ये कक्षा के बाहर के विद्यार्थी को सूचना देने की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, वो हो जाएगा बुलेटिन बोर्ड, क्योंकि ये न्यूज जो भी विद्यालय स्कूल से संबंधित होती हैं
इस पे ही चिपकाई जाती हैं, जिससे मालूम हो कि अर्धवार्षिक या टर्म परीक्षाएं कब होने वाली हैं, या कोई छुट्टी होती है या कोई प्रोग्राम होता है, उन्हीं चीज़ों को लगाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंप्यूटर की शब्दावली में एनईएस का पूरा नाम क्या होगा? ये संबंधित हो जाएगा नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है? जैसे कि सतत पृष्ठपोषण यानी सतत फीडबैक मिलना, निदानात्मक सुधार, और ये कह रहा है प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण। ऐसा तो नहीं है कि कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट प्रदान किया जाता है, बाकी व्यक्तिगत दृष्टिकोण ये हो सकता है। ओवरऑल हम ये कहेंगे कि प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है, वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा कि एमएस विंडो में जो index.html फाइल पर डबल क्लिक करने पर आमतौर पर इसे खोलने के लिए कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट रूप में सेट होता है? यानी आप इसे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसे पीडीएफ खोलते हैं तो पीडीएफ में एडोब है या अन्य कोई पीडीएफ कह सकते हैं सॉफ्टवेयर होता है, वो डिफॉल्ट के रूप में होता है, तो उसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाता है। तो बताइए उसी का नाम पूछा है इसमें, वो हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अधिगम के लिए पूछा है, तो ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, तो इसमें ऐसा तो कोई दे नहीं रखा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि प्रक्रियाधीन शिक्षण व अधिगम में सुधार करना, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रक्त कणिका में जो केंद्रक विहीन तथा रंगहीन जिसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, वह कौन सा है इसमें से? देखो, रक्त कणिका में अगर केंद्रक विहीन है तो निश्चित तौर से केंद्रक विहीन में कौन आती है? अब वो आती है थ्रोम्बोसाइट। ऑप्शन नंबर इसका है कह सकते हैं 3 सही हो जाएगा। देखो, केंद्रक विहीन होती हैं और रंगहीन भी होती हैं, तो वो होती हैं आपकी थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट देखिएगा, एक चीज होता है रखना क्या, तो केंद्रक विहीन तो फिर आपकी ये भी आरबीसी होती है, आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, लेकिन वो रंगहीन नहीं होती है। एक लॉजिक ये भी लगा सकते थे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फायरवॉल को कैसे लागू किया जा सकता है? तो हम इसे लागू कर सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में। ये क्वेश्चन 3rd ग्रेड मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है फरवरी में। अवायवीय शोषण के प्रक्रम में ग्लूकोज के विखंडन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? जिसमें एक तो एल्कोहल बनेगा, CO2 गैस बनेगी और आपकी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विनिर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की खरीद करने वाले व्यवसाय फिल इन द ब्लैंक्स कॉमर्स का उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? ये आपके B2B2 यानी B2B2 ये वाले है ना, इससे संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय से रहा है? तो वो रहा है E.V. टिचनर। विलियम बुंट टिचनर सुने होंगे, जो इनके मन में आता है उसे लिख देते थे, वही होता है आपका क्या संरचनावाद संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए, असुमेलित युग्म कौन सा है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है, वो टेबल साल्ट या रॉक साल्ट कहलाता है। असुमेलित बताना था ना, तो ठीक है, ये तो सही है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये भी बात ठीक है। बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने का सोडा, ये भी बात सही है। सोडियम कार्बोनेट नीला तोता नहीं होता है, और नीला तोता तो क्या होता है? कॉपर नहीं, नीला तोता अरे कॉपर सल्फेट ही होता है ना, CuSO4। और इसमें जल के अणु जोड़ लीजिएगा 5H2, यही तो होता है ना नीला तोता। और जी कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, ये तो फिर आपका NaCO3 होता है, NaCO3। तो ये सोडियम कार्बोनेट तो अलग चीज है, नीला तोता अलग है, ये से मिलान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, असुमेलित बताना था। क्वेश्चन नंबर 116 देखना, जिन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर X को अज्ञात के लिए मानने के लिए क्षमता फिर द ब्लैंक्स के दौरान विकसित होती है, और विद्यार्थियों को बीजगणित की गणना यानी बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। जब वो X का उपयोग करने लग गया यानी कुछ चीजें मानने लग गया, निश्चित तौर से ये सभी जाके ना औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था होती है ना, जो लास्ट वाली स्टेज, उसमें ये सभी चीजें विकसित होती है, जिसमें हाइपोथेटिकल सोचना, निगमनात्मक रूप से सोचना, ये सभी प्रोसेस उसी के अंडर में आती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने 5 महान व्यक्तित्वशील गुणों के मापन करने के लिए मापनी बनाई थी? ये शायद अब मुझे कन्फर्म तो नहीं है, किसी एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन बनाया, या तो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा कोई पेपर लिया गया, अभी लाइब्रेरी वगैरह कोई उसमें पूछा गया, या महिला पर्यवेक्षक में ये क्वेश्चन बना है वहां पे, और ये यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो ये कोस्टा और एवं मैक्री है ना, इनकी बात की जाती है। इन्होंने 5 महान जो व्यक्तित्वशील गुणों के मापने के लिए मापनी बनाई थी। और ये अच्छा क्वेश्चन है कि कोई राशि 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, साधारण ब्याज की दर से 2% वार्षिक अधिक हो तो, यानी ब्याज की दर है 2% वार्षिक
अधिक हो तो ब्याज के रूप में 3600 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। देखो आप कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, मैं ये मानता हूँ पहले ब्याज थी 4x थी, यानी 4 थी समय, और अगर उसमें दर का गुणा कर देते हैं तो वो एक तरह से ब्याज ही निकल आती है। तो ये पहली थी। और दूसरी ये कह रहा है कि 2% की वृद्धि कर दी जाए किसमें, दर को, जो मैंने x मानी है ना, तो इसमें अगर हम x+2 कर दें, ठीक है, और ये 4 तो 4 ही रहेगा टर्म। तो अगर हम देखें इन दोनों का अंतर कितना है, वो 3600 दे रहा, क्योंकि ये कह रहा है ना 2% की अगर बात से अधिक हो तो ब्याज की रूप में उसे 3600 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर इन दोनों का अंतर 3600 है तो आप देखिएगा ये 4x है, और इसे करेंगे तो ये 4x+8 हो जाएगी ना। तो इन दोनों का अंतर देखना कितना आ रहा है, तो 4x को आप काट लीजिएगा, 8 बची, 8 का भाग दे दीजिएगा, 8 चौक 32 होते हैं, फिर बचेगी 4 8 45, यानी 450, और 100% मानेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिएगा, डायरेक्टली आप 45,000 पे जा सकते हैं। देखो ये मेरा अपने हिसाब से किया है, आप चाहो तो और तरीका जो आता है आप उससे कर लेना, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। नेक्स्ट तरीका ये कह रहा है व्यक्तियों में सक्षमता का सदगुण मनोसामाजिक विकास प्रक्रिया के किस विकासात्मक चरण के सफल समाधान के दौरान होता है। आपने एरिक्सन की अवस्थाएं दे रखी है, ये देखने से ही बन रहा है कि पहचान बनाव, भूमिका भ्रांति, पहल बनाव, अपराध, और अंतरंगता बनाव, अलगाव या परिश्रम बनावहीनता, ये सभी एरिक्सन की जो 8 अवस्थाएं थी। आप तो बताइए ये अवस्था यानी कौन सी अवस्था की विशेषता दे रखी है, तो ये कहीं ना कहीं परिश्रम बनावहीनता, यानी जैसे इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी बोलते हैं, इधर इंग्लिश देखना, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी बाल्यावस्था की विशेषता है, और जो पहले नंबर की है ये आपकी किशोर अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा 120 है, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये आपकी यूएसए काउंसिल की है, यानी जिसे कह सकते हैं यूएसए परिषद की। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट गिरी श्रृंग, जिसे माउंट एवरेस्ट कहें, तो उसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। थर्स्टन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। थर्स्टन और केली ने दिया था समूह कारक सिद्धांत या समूह घटक सिद्धांत, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी है, ये आपकी किसकी है, मल्टी का मतलब बहु और फैक्टर का मतलब बहुकारक, बहुकारक मतलब ये थॉर्नडाइक से संबंधित है, ठीक है। और बाकी है और कौन है इसमें, एक सेकंड रुकिएगा। टू फैक्टर ये स्पीयरमैन से है। सैंपल थ्योरी है, ये संबंधित हो जाएगी आपके थॉमसन से। इनके अलावा कुछ और याद रख सकते हो, जैसे कि मल्टी इंटेलिजेंस बोले तो आपको हार्वर्ड गार्डन पे जाना है, मल्टी फैक्टर बोले थॉर्नडाइक पे जाना है, 3 डायमेंशनल थ्योरी बोले गिलफोर्ड पे जाना है, 3 स्ट्रेटम थ्योरी बोले तो कैरोल के पास जाना है, और ग्रुप फैक्टर तो वही होगा एक, और 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पीयरमैन से संबंधित है, 2 फैक्टर और 3 फैक्टर। ये क्वेश्चन मोस्टली बने जाते हैं क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 1,30,910 है। यदि गत वर्षों में अगर 6% की वृद्धि 5% की कमी, तो बताइएगा 2 वर्ष की जनसंख्या थी ओवरऑल, ये वर्तमान की है, तो 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहा है, जिसमें से एक में तो वृद्धि हुई है, एक में कमी हुई। आप कैसे करेंगे मुझे मालूम नहीं, मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, मान लेता हूँ पहले x थी, उसमें यानी 6% की वृद्धि का मतलब 106/100, ठीक है, गुणा फिर आगे 5% की कमी तो 95 आप कर सकते हैं 100। अब ये वर्तमान में कितनी है ये बराबर करके रख देंगे 1,30,910। अब इसे काटा पीटी तो आप कर लेना, डायरेक्टली आप इसे काटना और 95 में से इसे काटना, तो ओवरऑल x बराबर निकल के आएगा 1,30,000, ठीक है। तो आप कर लेना इसे, तो इतना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये परसेंट बेस पे कर सकते हैं, 6/100 कितनी वृद्धि हो रही है उस हिसाब से, फिर 5/100 करके, मतलब परसेंट बेस पे भी कर सकते हैं, जो रेशो बोलते हैं उसके आधार पर। नेक्स्ट देखिएगा, वह प्रक्रिया जिसे व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रिया आरंभ करता है और निर्देशित करता है और लक्ष्य की प्राप्ति तक जारी रहता है, ये मोटिवेशन कहते हैं, जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अभी वर्तमान की परीक्षा हुई है जुलाई 2025 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसमें, एस्टेट में अभी हुई है ना परीक्षा, उसी में पूछा है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 6 सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस समूह में सभी सामग्री प्रक्षेपी है। प्रक्षेपी का मतलब जैसे आप दीवार पर या किसी प्रोजेक्टर के थ्रू प्रक्षेपित कर सकते हैं, दीवार पर या अन्य जगह पर। तो उसमें देखिए क्या चीज आ सकती है, एक तो स्लाइड आ जाएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएंगी, ठीक है, और एक फिल्म आ जाएंगी। हो सकता है क्या ये, और कौन सा है, देखो ए पैग बोर्ड तो होगा नहीं, ग्राफिक्स होंगे नहीं, डायरोमा होगा नहीं, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर बचा फिर ऑप्शन 2 ही, यही फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 126 है। एक बालक को पहले किताब खोलने पर फिर उन्हें
देखने परखने, फिर उसके बाद उसे संक्षिप्त में पढ़ने, अंत में लंबे समय तक पढ़ने के बाद उसे प्रबलन दिया जाता है। तो बताइएगा ये प्रक्रिया किसका उदाहरण है? मॉडलिंग, बांडुरा से तो कोई मतलब ही नहीं है। शास्त्रीय निबंधन, कुत्ता और पावलर, इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये दोनों में से हो सकता है। देखिएगा, आपने स्किनर सिद्धांत पढ़ा हो तो उसमें चेनिंग पढ़ी होगी, चेनिंग और एक शिपिंग, ऐसे शब्द पढ़े होंगे। देखिएगा, इंग्लिश दे रखी होगी यहाँ पे, ये है शिपिंग, एक होती है चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है कि जैसे ही कोई आपने क्रिया की उसके तुरंत मतलब उसी दौरान आपको पुनर्बलन मिलता रहता है। एक होती है चेनिंग, चेनिंग का मतलब होता है लास्ट में जाके आपको पुनर्बलन मिलता है। तो ये लास्ट में ही तो पुनर्बलन मिल रहा था कि अंत में लंबे समय तक पढ़ने के लिए उसे प्रबलन प्रदान किया जाता है, उसे बोलते हैं शिपिंग। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा कोष्टक फिर छोटे कोष्टक में दे रखा है कि 16 की पावर 7, 27 की पावर 6 और 5 की पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड बताइएगा। देखो, आप कैसे करेंगे मालूम नहीं, मैं कैसे करूंगा कि ये 16 है ना, कहीं ना कहीं ये 2 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, बाहर कोष्टक में क्या था? बाहर कोष्टक में था 7। इसके अलावा फिर जो 27 है वो कहीं ना कहीं 3 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, बाहर कितनी है? 6 है। इसके अलावा फिर क्या है कि 5 की पावर कितनी है? 9 है। तो ये यूं की यूं ही रखी जाएगी। अब हमें अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं, तो आप है देखिएगा, एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी अभाज्य संख्या आ जाती है ना, तो उनके जो पावर देखी जाती है कि क्या क्या दे रखा है। जैसे इसमें 4 दे रखा है तो 4 गुणा डायरेक्टली, और जो बाहर संख्या दे रखी है उससे गुणा करेंगे प्लस। इसके अलावा 3 की पावर 3 है, इसका गुणा 6 से करेंगे तो 3 गुणा 6 प्लस 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर तो 9 है, तो फिर इसे डायरेक्टली 9 ही रख देंगे। अब देखो 7 चौको 28 होते हैं, 3 अंक 18, 28, 18 और 9 टोटल करेंगे तो शायद ये 55 ही होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 128। वाटसन का अल्बर्ट पर किया गया प्रसिद्ध प्रयोग दर्शाता है। कैसे? वाटसन व्यवहारवादी थे, उनका पुत्र कौन था? अल्बर्ट। इसी पर प्रयोग किए थे, ये फेमस थे किस लिए? भय संबंधी प्रतिक्रियाओं या प्रतिक्रिया सीखी जाती थी, तो इसीलिए फेमस था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं, सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है और सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ये परिवर्तन फर्स्ट है, फिर यही गैस चलती है तो ये परिवर्तन सेकंड है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 नंबर जो ए दे रखा है ना, वो यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है और बी हो रहा है यहाँ से। तो बताइए क्या है ये? निम्नलिखित कथन और परिवर्तनों से संबंधित कथन पर चयन कीजिए। जैसे पहला एक है कि ये एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा है कि ये रासायनिक परिवर्तन, तीसरा कह रहा है कि प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है या इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान से देखा, सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तित होना, तो ये तो भौतिक में ही रहेगी ना, ये भौतिक परिवर्तन बोल सकते हैं। यानी आपने के जो घरों में जो एलपीजी के सिलेंडर आते हैं उसमें अधिक प्रेशर के साथ गैस भरी जाती है, तो वो क्या है? द्रवित हो जाती है अंदर, और जैसे बाहर आती है तो गैस बन जाती है। तो ओवरऑल ये तो भौतिक परिवर्तन है पहला। तो सेकंड है कि वो जलती है, तो निश्चित तौर से जो भी जलती है चीजें वो मोस्टली रासायनिक में जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जब कोई वयस्क अपनी इच्छाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को बाल्यावस्था की इच्छाओं और प्रेरणाओं एवं व्यवहारों के अनुकूल लेता है तो इसे क्या कहते हैं? आपने रिग्रेशन पढ़ा हुआ, यानी जिसे प्रतिगमन बोलते हैं। जैसे कि अंगूठा चूसना, नहीं, विशेषता ऐसी होती है कि वयस्क आदमी जो बच्चे जैसी हरकत करने लग जाए तो निश्चित होते वो एग्जाम्पल प्रतिगमन के होते हैं, जैसे अंगूठा चूसना। और क्या हो सकते हैं? जैसे कि बच्चों के साथ घोड़े बनकर खेलना। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? यानी अब ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये है कि वयस्कों का बच्चे जैसे व्यवहार करना, चाहे गुस्से से संबंधित हो या घुटनों के बल चलना हो या अन्य कोई चीजें हो, वो सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक 28 सेमी ऊंचाई वाले, 6 सेमी त्रिज्या वाले किसी भी बेलन से कितनी बंदूक की गोलियां बनाई जा सकती हैं? जो प्रत्येक गोली का व्यास है 1.5 सेमी होना चाहिए। कैसे करेंगे इसे? एक काम कीजिएगा, जो आपका सीसी के बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है, और बंदूक की गोली का आयतन निकाल लेंगे, और जो बेलन का जो आयतन आएगा उसमें गोली के आयतन का अगर भाग दे दें तो उससे संख्या निकल आएगी। कि यही तो कह रहा था, प्रत्येक गोली का व्यास ये दे रखा है, तो बताइए बंदूक की गोलियां कितनी बनाई जा सकती हैं? तो आप देखो, आप करके देख लेना, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और जो आपके और क्या है, बंदूक की गोली मतलब गोला का मतलब हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना, इससे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा?
ये बट्टे में रखेंगे और इसे गोली की डायरेक्टली संख्या न करेगी। यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, ये गोलियों की संख्या। अब देखो करेंगे कैसे, यहाँ पर r दे रखी है यानी त्रिज्या, तो यहाँ पे दे रखी है 28 सेमी, नहीं सॉरी ये 6 सेमी त्रिज्या दे रखी है, तो यहाँ पर रखेंगे 6। 28 ऊंचाई दे रखी है, वो यहाँ पे रखेंगे। अब आइएगा आगे, ये कह रहा है गोली का व्यास ये दे रखा है, तो 4/3 तो ऐसी रहेगी, पाई का पाई रहेगा, क्योंकि ऊपर हम पाई से पाई नीचे काट देंगे, अभी काट दीजिएगा, बाद में क्या काटेंगे, ठीक है। तो फिर ये हो गया। अब बची r, तो इसका मतलब ये तो व्यास है, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो 0.75 हो जाएगा, तो ये इसका क्या निकल आएगा, रेडियस यानी त्रिज्या निकल आएगी। अब क्या करेंगे, 0.75 को यहाँ पे r क्यू है ना, यहाँ पर रखेंगे, यानी यहाँ पर रख देंगे। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इस वजह से उन्हें एक एक स्टेप करेंगे तो टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा, और h की जगह पे हम 28 रखेंगे और इसे यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब इसे काटा पीटी अपने हिसाब से करना, तो और जो भी आंसर आएगा वही आएगा। अब n की संख्या निकल आएगी, पाई से पाई घट जाएगी, जो 4 है ना, ये तो 4 नीचे रहेगी, लेकिन तीसरी संख्या होती है वो ऊपर चली जाएगी, इसे ऊपर रख लेंगे। अब काटा पीटी अपने हिसाब से कर लेना, इसका 1792 राइट आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा प्रावधान प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी नहीं है? जैसे एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे संवर्धन कार्यक्रम कहते हैं, ये प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित होते हैं। तुरंत एसिलेशन पाया जाता है इन बालकों में, बिल्कुल है। अब है देखो, उपचारात्मक अनुदेशन तो उनके लिए होते हैं जो बच्चे सीख नहीं रहे हैं, जो लर्निंग डिफिकल्टी आती है ना, कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए तो निदानात्मक किया जाता है। और उपचारात्मक अनुदेशन का मतलब वही उपचारात्मक शिक्षा एक तरह से, कि फिर उसका उपचार किया जाता है। तो ये प्रतिभाशाली है ना, क्या जरूरत है किसकी, तो उपचारात्मक अनुदेशन की, तो ये नहीं होगा। बाकी ये है ना पुल आउट दृष्टिकोण, ये वाला भी सही है, यानी ये तीनों पॉइंट है, संबंधित है, जो संबंधित नहीं होगा 4 होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 132। नेक्स्ट देखिएगा। अब आगे हिंदी के किस शब्द में संधि और समास है। अब आप ध्यान से देखें, देखे किस में, देखो इसमें तो है नहीं, अनुदान में भी नहीं है। अब ये बचा वाक्य युद्ध। ये वाक्य युद्ध है ना, ये वाक्य प्लस युद्ध से बना है। वाक्य युद्ध का हो जाता है, कहीं ना कहीं संधि है, तो कहीं ना कहीं इसमें समास भी होगा। वाक्य युद्ध यानी जो या तो भाषण से संबंधित युद्ध, या कुछ भी सेंस ले लीजिएगा आप अपने हिसाब से, होगा आंसर यही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 133 का 3 सही हो जाएगा। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, तो वो बनेगा वाक, ठीक है, और ये हलंत होगी प्लस युद्ध, ये होगा इसका संधि विच्छेद। अब हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, व्यंजन संधि जानते हैं, का हो जाता है, और कब होता है, जब कोई क्या है सामने। अब ये चीज आप संधि में जानते होंगे, उस हिसाब से देख लेना। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है। लखन से बना है लखन भी, कहीं ना कहीं पहले संज्ञा थी लखन, नाम था किसी का, और विशेषण बना दिया लखन भी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। किस वाक्य में सकारात्मक रूप से प्रयुक्त किया गया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है तो कर्म नहीं है। तारे टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, क्या टिमटिमा रहे हैं, नहीं टिमटिमा रहे हैं, ये नहीं होगा, इसमें कर्म नहीं है। बालक पतंग उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, यहाँ पर यार पतंग तो लग रहा है कि ये हो सकता है, बाकी देखें। छात्र मैदान में खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मैदान तो है नहीं, कर्म इसमें, तो ऑप्शन नंबर पे 3 पे जाएंगे। यानी ओवरऑल ये बालक पतंग उड़ा रहा है, क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो ये कर्म हो गया, तो हम कहेंगे सकर्मक, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से व्याकरण कोटियों से अप्रभावित रहता है। अब है इनका न तो संज्ञा से कोई मतलब है, न क्रिया का प्रभाव पड़ता है इन पर, ना ही सर्वनाम का, यानी ये अपने आप में मस्त रहते हैं, उन्हें कहते हैं अव्यय। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा क्रम सही नहीं है। ये कह रहा है कि चलती का नाम गाड़ी है, ये लोकांती है, बिल्कुल सही बात है। कचूमर निकालना यानी मुहावरा है, ये सही है। देख लेना, मुहावरे के अंत में ना आता है तो उसे पहचान हो जाती है आसानी से। ये कह रहा है आप काज महाकाज, तो निश्चित तौर से लोकांती है। ढाक के 3 पात है, इसमें मुहावरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना नहीं आ रहा है। ना आता है तो वो मुहावरा होता है, और नहीं आता है तो फिर निश्चित तौर से वो लोकांती हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, FG फ्रेज द्वारा दिया गया संरचनात्मक उपागम का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। अब ये रीट में बन चुका है, इसे बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है एग्जामों में। तो ये है लेखन कौशल में सुधार, ये इनका संबंधित नहीं है। बाकी भाषाई आत्मा का विकास करना, वाचन पर बल देना, छात्रों की क्रिया से जो नहीं संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ है, अब ये नहीं पता है कि ये 25 वाली पत्रता में पूछा है, या 22 वाली में, या 21 वाली कोई भर्ती में पूछा है, किसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधियां व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं देकर स्वाभाविक रूप से भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो कौन सी विधि है। और ये 2nd ग्रेड में पूछा हुआ, इसे भाषा संसर्ग विधि कहते हैं। 140 निम्न में से कौन से कौशल हैं जो अभिव्यक्त्यात्मक कौशल होंगे। इंग्लिश में कहते हैं इन्हें प्रोडक्टिव स्किल,
तो निश्चित तौर से चाहे तो आप हिंदी में अव्यक्त कौशल कहिएगा या इसे यहाँ पर दे रखा है उसे बोल लीजिएगा, या अभिव्यंग्यात्मक कौशल, वो एक ही बात है। यानी आप जो बोलते हैं और लिखते हैं वो दोनों ही प्रोडक्टिव स्किल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर वेरी सॉरी ये नहीं, बोलना और लिखना, ऑप्शन नंबर 86। नेक्स्ट देखिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता होती है। पहली बात तो ये है कि प्राप्तांकों में एक रूपता पाई जाती है और प्रशासन में आसान होता है, यानी प्रशासन में आसान होता है। तो बाकी मौलिक चिंतन के लिए तो वो आपके जो कह सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न सही रहेंगे, क्योंकि उसमें अच्छा वर्णन करने के लिए मिल जाता है मौका। बाकी अंकन में विषय निष्ठा ये तो होती नहीं है। तो ओवरऑल इसमें से ए और डी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स करना है कि आई सॉ फिल इन द ब्लैंक्स वन आइड मैन, मैंने देखा एक आंख वाला आदमी, तो एक ही हो जाएगा, ये आ जाएगा इसमें। और इसमें क्या बताना है कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब दैट बेस्ट फिट द सेंटेंस। अगर इट्स इज द टाइम से अगर कोई स्टार्ट होता है तो मोस्टली परफेक्ट टेंस आगे की वर्ब आती है उसमें, तो आई के बाद आई हैव हियर, तो यही राइट आंसर हो जाए। 44 है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस, जैसे दे मेड हिम सेक्रेटरी या सेक्रेटरी बोल सकते हैं। तो अगर इसका पैसे बनेगा ही वाज मेड सेक्रेटरी बाय देम। नेक्स्ट देखना, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस कि ही सेड लेट्स अस नॉट क्वेरल ओवर ट्राइफलेज या ट्रीफलेज बोल सकते हैं, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, वो बनेगा सी सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट क्वेरल ओवर ट्राइफली, ऑप्शन नंबर इसका 86 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही वरंट द मिडनाइट ऑयल टू क्लियर द एग्जाम, द अंडरलाइन इडियम 20, इसका मतलब बताइए क्या होगा। इसका मतलब हो जाएगा स्टडी लेट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा जो 147 है, जो शिक्षण विधि से पूछा है कि द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज अ स्किल। अच्छा, और ये कह रहा है कि भाषा होती है वो कोई एक कौशल है, नॉट अ सब्जेक्ट, कोई विषय नहीं है। तो बताइए प्राइमरीली किस पर जोर देगा ये, संबंध किससे ओवरऑल ये। तो हम ये कहेंगे कि ये हैबिट फॉर्मेशन थ्रू प्रैक्टिस, यानी जितना आप अभ्यास कर लोगे उतना ये कौशल विकसित होगा। ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायरेक्ट मेथड, यानी इसमें से जो डायरेक्ट मेथड है उसकी एक विशेषता नहीं है। जैसे एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है, L2 भाषा की बात की जाती है। इसमें इंडक्टिव टीचिंग ऑफ ग्रामर, यानी जो आगमनात्मक विधि के थ्रू ग्रामर पढ़ाते हैं, इसमें पढ़ाते भी इसी है कि इसमें उपयोग किया जाता है। बाकी ग्रामर रूल्स आर एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटी, अब देखो ग्रामर के जो रूल होते हैं उन्हें का एक्सप्लेशन स्पष्ट रूप से किया जाता है जो GTM उसमें, तो इसकी ये विशेषता नहीं होगी। बाकी ओरल प्रैक्टिस करवाई जाती है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ CLT, यानी इसमें से CLT का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें, ये कह रहा है एक्यूरेसी इज द ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्लुएंसी, ये वाला गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन के लिए होती है, एरर आर नेचुरल होते हैं और लर्निंग के पार्ट माने जाते हैं। मीनिंग इज द सेंट्रल टू लैंग्वेज लर्निंग होती है इसमें। बाकी सही थे, यानी 1 2 3 4 सही थे, गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंटेंस पूरा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग, जो आपकी उपचारात्मक शिक्षण बोलिएगा या रेमेडियल टीचिंग है, बताइएगा इसमें से मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसका। उसका मेन ऑब्जेक्ट होगा कि आपके जो रिमूविंग यानी हटाए जाते हैं क्या चाहिए, लर्निंग डिफिकल्टी, यानी जो आपके सीखने में जो कठिनाई आ रही है थ्रू इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी आप व्यक्तिगत रूप से उन्हें अनुदेशन देकर उन्हें हटाते हैं, यानी व्यक्तिगत तौर पर आप उसे का उपचारात्मक शिक्षण करते हैं जो वो बच्चे सीख नहीं रहे। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वो कुछ इस प्रकार पूछा है कि राजस्थान के सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 की दिव्यांग बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना संचालित है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ये दिव्यांग बालिकाओं को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए है, वो है क्रांतिकारी चारू चंद बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें से असुमेलित बताना है। एक तरफ प्लेयर यानी खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ खेल दे रखा है। राजवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी से संबंधित है, ये बात सही है। जैसे कि अपूर्वी चंदेला है, ये संबंधित तीरंदाजी से है। बाकी अभिजीत गुप्ता है, ये संबंधित है शतरंज से। इसमें से सही सुमेलित नहीं था, वो हो जाएगा सलीम दुर्रानी क्रिकेट से संबंधित नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 76 है, कुछ इस प्रकार पूछा है कि जो राजस्थान का आरटी नियमावली 2011 के अनुसार आयु के अनुसार प्रवेश पाने वाले चिन्हित बालकों के विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन को पहचानिएगा, यानी जो सही है वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात भी बालक अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यहाँ से आगे ये वाले क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपकी जो साइकोलॉजी है उससे संबंधित है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम आपको आहा का अनुभव प्रदान करता है, ये वाला है ना, सीधा क्वेश्चन है ये, शायद आरपीएससी वगैरह में किसी में पूछा हुआ है, यानी जो हो सकता है ये टीजीटी या पीजीटी में पूछा हुआ है। तो ये अंतर्दृष्टि है ना, इनसाइड लर्निंग, जो कॉलर कोपा मैक्स वर्दीमर है, शायद उससे संबंधित है। और ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही है, इसी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस समिति ने शिक्षा के अधिकार को संविधान में संशोधन कर मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, वो कौन सी समिति थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये थी मोहीराम सकिया समिति। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो 79 नंबर है, विलियम बुंट द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये विलियम बुंट डिक्शनरी सभी संरचनावादी है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है, और नीचे दे रखे हैं कूट, इन आधार पर कर लीजिएगा, जो आप जानते हैं उस आधार पर। 1-2 भी जानते हैं ना, नीचे तौर से आंसर लग जाता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। अगर आप देखें जैसे कि हम साइबर अपील ट्रिब्यूनल है, ये संबंधित हो जाएगा साइबर जो भी साइबर अपराधों जैसे हैकिंग, डेटा से छेड़छाड़ उत्पन्न करने वाले विवादों को हल करने के लिए एक मंच है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत साइबर अपराधों के लिए दंड, ये संबंधित हो जाएगा आपका कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साइबर अपराधों के लिए दंड प्रदान करना। तो हमने क्या देखा, पहले का दूसरा और दूसरे का, यानी ए का 2, बी का 1, ए का 1 मात्र ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है। बाकी फिर मिलान कर लेंगे, जैसे कि सी का हो जाएगा 3 से संबंध, और डी का हो जाएगा 4 से। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है एमपीपीआई टेस्ट मतलब किसने दिया या किसने बनाया? तो वो नाम आता है हाथ, ध्यान रखना, हाथ या हाथवे या मैक ने ले। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी है जैसे गार्डन पोल ऑलपोर्ट है ये, तो ऑलपोर्ट ने तो सील कोड दिए थे, तो 3 प्रकार के बताए थे, ये संबंधित था। गिलपोर्ट, जिमरमैन, ये क्या है? गिलपोर्ट तो ने 3D मॉडल दिया था, 3 डायमेंशन थ्योरी, ये आपने बुद्धि के सिद्धांत में पढ़ा हुआ, ये भी संबंध नहीं है। एडवर्ड्स आपने पढ़ा नहीं है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 20 के तहत मान व मानक में संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? ये संबंधित हो जाएगी केंद्र सरकार को। नेक्स्ट देखिएगा, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉन फैन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? माइक्रो, इनमें प्रकार होते हैं जैसे माइक्रो, मीजो, मैक्रो। तो नीचे तौर से मैक्रो भी है, मैसो भी है, मैसो का मतलब मीजो। तो इसमें माइनर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों प्रकार थे किसके? आप है जो ब्रॉन फैन ब्रेनर है ना, इसका इकोलॉजिकल मॉडल दिया था, तो उसमें ये 6 प्रकार होते थे, इसमें से 3 तो दे रखे हैं, माइक्रो, मैक्रो, मीजो, क्योंकि माइनर नहीं संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? 17 मतलब दंड से संबंधित है, ये तो सही है। और इसके अलावा जैसे ये कह रहा है कि धारा 14 है वो प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करती है, ये वाला गलत है, ये 14 इससे संबंधित नहीं है। बाकी 21 में एसएमसी है, यानी जिसे विद्यालय प्रबंधन समिति कहेंगे। और धारा 28 में है कि शिक्षक है जो अपने ना तो घर पर निजी ट्यूशन करा सकते हैं और ना कहीं पर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, यानी ट्यूशन नहीं करा सकते। ओवरऑल ये है जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं मोस्टली। तो ये सही था, ये सही था, ये सही था। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 85 नंबर के 14 साल की आयु के राज्यपाल में काल्पनिक स्थिति के बारे में भी अनमने भाव से कारण और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता है। प्याजी के अनुसार राज्यपाल संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होगा? तो जिन प्याजी की आपने भी 4 अवस्था पढ़ी होगी, तो लास्ट की अवस्था हम पढ़ते थे औपचारिक सक्रियतम अवस्था, जिसकी उम्र 11 वर्ष के बाद होती थी या 11 वर्ष से ऊपर होती थी। ओवरऑल ये अब ध्यान रखना, 14 साल तो दे ही रखी है, हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं ना कि लास्ट स्टेज की बात हो रही है। इसमें फिर कह रहा है तार्किक रूप से सोचने या काल्पनिक रूप से सोचने। अब एक चीज आप भी जानते होंगे इन विशेषताओं को, आपने भी पढ़ा होगा, जो औपचारिक सक्रियतम अवस्था होती है उसमें हाइपोथेटिकली
ठीक है। और जो डिडक्टिव या निगमनात्मक बच्चे सोचने और तर्क करने लग जाते हैं, ओवरऑल उस आधार पर भी जाए तो 4 नंबर हो जाएगा सही। ठीक है। अब देखो इसमें अनमनी भाव से कारण ये लॉजिक को समझ में नहीं आया। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 14 वर्ष का राजपाल है द एबिलिटी टू रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड थिंक लॉजिकली इवन अबाउट हाइपोथेटिकली सिचुएशन। जब ये हाइपोथेटिकली आ जाए, एब्स्ट्रैक्टली आ जाए, या आप कह सकते हैं निगमनात्मक आ जाए, ऐसा आ जाते हैं सब, तो मोस्टली है वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती जाती है। बाकी आप एक बार देखने के उम्र के हिसाब से भी इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एच या डबल एच डबल डी का अर्थ क्या होता है, हम जानते हैं डबल डी का मतलब होता है डिस्क ड्राइव, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी इसमें दे रखा था हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, ये तो होगा नहीं, डिस्क ड्राइव होता है, और किसी में डेटा, इसमें डिस्क दे रखा था डेटा ड्राइव, तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 सही दे रखा है इसमें। बाकी है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो है 87 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें देखिएगा, अब ये भी साइकोलॉजी का है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार शुरुआत में अपने बुद्धि सिद्धांत की संरचना इस मॉडल को कह देते हैं, या 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं इसे ही, गिलफोर्ड का। ठीक है। या बुद्धि संरचना सिद्धांत भी बोल देते हैं इसे। ठीक है। तो ओवरऑल ये है कि शुरुआत में तो इन्होंने 120 खंड बताए थे, या जिन्हें विभिन्न योग्यता नाम दीजिएगा, कुछ भी दीजिएगा। ओवरऑल 120 थे, फिर 150 कर दिए इसने, फिर कुछ शब्द जोड़ दिए थे इसने। आप भी जानते होंगे ये COP थी, इसी में तत्व जोड़े गए थे, उस आधार पर फिर ये नाम बढ़ते गए थे, या नाम भी से खंड पहले 120 थे शुरुआत में, फिर 150 है, फिर 180, वर्तमान में 180 है। तो शुरुआत वाली पूछे जाते हैं मोस्टली, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। राजस्थान में NEP 2020 के क्रियान्वयन के क्रम में निपुण भारत के विकासात्मक लक्ष्यों आयामों पर आधारित एक शिक्षक मार्गदर्शिका RCERT उदयपुर द्वारा तैयार की गई है। अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो आगमन की गई है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है। अगर अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें 5 स्टेप हुआ करते हैं P/ के नाम से। यानी शुरुआत में आवश्यकता होती है ना, वो फिजिकली होती है, यानी हमारे शरीर से संबंधित, जैसे भूख प्यास वगैरह ऐसी चीजें जैविकी। फिर हमें S से मतलब सेफ्टी यानी सुरक्षा चाहिए, L से मतलब प्यार करने वाला भी चाहिए यानी लव, और E का मतलब होता है ST मतलब सम्मान। अब इसमें देखो कन्फ्यूजन करने के लिए उसने व्यक्तिगत भी दे दिया है और सामाजिक भी दे दिया है। अब देखो सम्मान कहाँ पे चाहिए, समाज में, लेकिन सम्मान चाहिए किसको, वो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता ही तो होती है। जब तो ये अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि अगर समाज में व्यक्ति रहता है तो इन 5 आवश्यकताओं से गुजर के जाता है वो। जैसे कि उसे जैव की आवश्यकता होती है, उसे सुरक्षा भी चाहिए समाज में, फिर उसे प्यार करने वाला भी चाहिए, फिर उसे सम्मान भी चाहिए, फिर लास्ट में साधु संत हो जाना, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, या स्वयं का यथार्थीकरण। ओवरऑल देखा जाए तो अगर ऑप्शनों के आधार पर चले, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे जो सम्मान है वो व्यक्तिगत आवश्यकता हो जाएगी। एक बार आप और देख लें, आपने सिद्धांत पढ़ाए ध्यान से तो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, व्यक्तिगत। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया में RT सीट्स पर अंतिम चयन कितने चरणों में किया जाता है। और ये निजी यानी प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका 3 सीटों में। नेक्स्ट देखिएगा, 20 सितंबर 2025 को अटल फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रीय अटल अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था आपके सुरेश मिश्रा को। कौन सा, राष्ट्रीय अटल अवार्ड। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है कि 92 ई-गवर्नेंस का एक्सचेंज का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं होगा। अगर ओवरऑल देखें तो ये नहीं होगा, निजी कंपनियों भी संसाधनों का आदान प्रदान करना, बाकी सभी हो जाएंगे। अब ये आपकी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक मानचित्र शब्द किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अब देखो संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा टोलमैन, यानी जिन्होंने साइन थ्योरी दी थी, यानी चिन्ह प्रतिपादन का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है, और यह बुल बुलैया पढ़ते हम, वो भी इसी से संबंधित है, टोलमैन से। ओवरऑल हम ये कहेंगे, एक तो आप कॉग्निटिव मानचित्र बोल सकते हैं या कॉग्निटिव मैप, एक और पढ़ेंगे आप है कॉन्सेप्ट मैप, ये किसने दिया, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और ये आगे चल के मिलेगा भी क्वेश्चन, तो मिलेगा वहीं पे बता देंगे किससे संबंधित है। बाकी गोत्री से कोई संबंध नहीं था, ना हल से ना क्लार्क, वो स्किनर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान सरकार ने ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष में पहली बार हरित बजट प्रस्तुत किया या प्रस्तावित किया था। तो ये संबंधित हो जाएगा आपके वर्ष 2025-26।
निम्न में से किस रक्षा तंत्र में व्यक्ति समाज द्वारा अनुमोदित कार्य करने अपने तनाव को कम करता है? अब देखा जाए तो ये भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। रक्षा तंत्र मतलब डिफेंस मैकेनिज्म पूछ रहा है ये, और ये सभी दे रखे हैं उदाहरण, ये सभी कह सकते हैं। एक तो होती है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष वाली विधियां हैं ये, तो इसमें से सबसे बेस्ट रहेगी उदात्तीकरण। ये अप्रत्यक्ष विधि की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, यानी सबसे बेस्ट विधि यही है उदात्तीकरण, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश के प्रथम जिसे बोलेंगे RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड ट्रैक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका गुड़ा रटाना मीटड़ी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 23 अक्टूबर 2025 को हरियाणा राजस्थान महा अभियान प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज्य का सर्वाधिक वृक्षारोपण करने वाला जिला कौन सा है? वो संबंधित हो जाएगा आपका जयपुर। नेक्स्ट है कि सभी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तक डिजिटल माध्यम में उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं NCERT की संयुक्त पहल और नवाचार है। तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी ई पाठशाला। नेक्स्ट है कि 8 सितंबर को जयपुर में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज स्पाइस ऐप का विमोचन किया है। यह ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? यह है राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा विकसित। राजस्थान एड दी 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत राजस्थान को वर्ष 2028-29 तक फिल इन द ब्लैंक्स की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ये रखा गया है $350 बिलियन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 101 है, ये भी आपका साइकोलॉजी से क्वेश्चन है कि एक अधिगम योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। जब भी अंकगणित आ जाए तो निश्चित तौर से डिस्कैलकुलिया हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन कह सकते हैं भारोत्तोलन खेल के लिए 110 किलोग्राम प्लस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ये संबंधित हो जाएगा आपका केशव बिस्सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में राजस्थान को कौन सी रैंक प्रदान की है? ये प्रदान की है तृतीय। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी ने ChatGPT को विकसित किया था? ये संबंधित हो जाएगी आपकी जैसे बोल सकते हैं ओपन AI, सही है ना, ओपन AI बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? तो ये संबंधित है आपकी JEEC सीतापुर या सीतापुरा बोल सकते हैं, जयपुर। नेक्स्ट है, असम्मिलित बताइए कि जैसे पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है वो DG मार्वेल जॉन ने दी थी, तो ये बात तो सही है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि है वो आपके ऑसबॉर्न ने दी थी, ये भी सही है। इकाई उपागम है या इकाई पाठ्य योजना है, ये SC मॉरिसन से संबंधित है। लेकिन जो संकल्पना मानचित्र है ये आपके ड्वाइट एलन ने दिया था, ये नहीं है। ड्वाइट एलन तो शायद सूक्ष्म शिक्षण विधि आती ना, माइक्रो टीचिंग, ये उससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत दे रहा है। ये कह रहा है कि भिन्न की अवधारणा को कक्षा 2 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 4 में उस पर संक्रिया कराई जाती है और उच्च कक्षाओं में दशमलव एवं प्रतिशत जोड़ा जाता है। तो बताइएगा ये किस उपागम से संबंधित है? ये चक्रीय यानी स्पिरल या स्पाइरल बोल सकते हैं उपागम है, प्राकरणिक उपागम है, सकेंद्रिक उपागम है, इकाई उपागम है। अब देखो एक्चुअल में क्या कक्षा 2 में पढ़े होंगे आप, तो आपने भिन्न की अवधारणा के बारे में सीखा होगा। फिर कह रहे कक्षा 4 में भिन्न को कैसे, जैसे मिश्र भिन्न साधारण भिन्न होती है, उन्हें सॉल्व करते हैं। फिर उच्च कक्षाओं में दशमलव को प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत को दशमलव में, इस प्रकार के हम पढ़ते हैं इन चीजों को। तो बताइए ये किसके अंडर में आएगा उपागम? जैसे कि चक्रीय होगा, प्राकृतिक होगा, सेकेंडरी होगा, इकाई उपागम होगा। अगर आपने जेनर ब्रूडर पढ़ा हो तो उसने ये कहा कि जो बच्चों का जो करिकुलम हो वो स्पाइरल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फिर। और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये वाला, ये आपके HTET में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये तो कन्फर्म नहीं कह सकता कि मैं ये 2025 वाली पात्रता परीक्षा में पूछा था, लेकिन उसी में 2000 हो सकता है 21-22 में या 23 की परीक्षा में पूछा हो, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है जो पेटागोनियन पठार के निम्न में से किस महाद्वीप से संबंधित है? ओवरऑल देखा जाए अगर ऑप्शनों के आधार पर चले ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका।
अब यहाँ से आगे साइंस के जो 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको मालूम होगा 5 सब्जेक्ट के और 4 टीचिंग मेथड के। तो लेवल फर्स्ट में तो ये है कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो 5 सब्जेक्ट आती है तो 9 5 45 हो जाते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन सब्जेक्ट के, 4 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, तो 9 और 5 सब्जेक्ट आती है। साइंस हो गई, मैथ हो गई, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, SST। ओवरऑल देखा जाए गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में सही कथन नहीं है। पहली बात, ये आकर्षण प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मान है माध्यम पर निर्भर करता है, ये गलत कह दिया, माध्यम पर थोड़ी निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं पृथ्वी का कुछ और गुरुत्वाकर्षण होता है, और जैसे चंद्रमा पे जाएंगे वहां पे और कम हो जाता है, और अंतरिक्ष में जाएंगे वहां पे अलग स्थिति होती है। तो ये कहेंगे माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बल ये संरचित प्रकृति का होता है, असंपर्क बल का उदाहरण होता है। अच्छे ही पॉइंट है सभी, यानी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 गलत था। प्रायोजन विधि का सोपान नहीं है, तो देखो परिकल्पना तो विज्ञान की विधि में आती, ना कि जो आपकी प्रायोजना विधि है या परियोजना विधि में नहीं आता ये, ठीक है। क्रियान्वयन, जो क्रियान्वयन आता है, और परिस्थिति प्रदान करना ये भी आता है, लेकिन आंकड़ों का संग्रह नहीं होता है। एक बार इंग्लिश देखना, ये कह रहा डाटा कलेक्शन नहीं होता है, उसमें तो रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ऐसे हम पढ़ते हैं लेकिन ऐसे ही तो पढ़ते हैं। आप देख लेना, ए और सी इसमें नहीं होंगे, ए और सी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बाकी क्रियान्वयन और परिस्थिति प्रदान करना ये चीजें होती हैं। बाकी है किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो वो ये शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था, तो यही है ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। कौन सा एक अच्छे प्रश्न पत्र का गुण होगा? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता और विविधकारता। बाकी आत्मनिष्ठता से कोई संबंध नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? BCD हो जाएगा। वर्तमान राजस्थान विधानसभा कुल कितनी महिलाएं विधायक हैं? ये तो अच्छा क्वेश्चन है कि 20 है कि 21 है। और देख रहा आप ऐसे जो करंट की बुक हो या 16वीं विधानसभा हुई थी तो वो आपने पढ़ रखी है, तो आप देख लेना, या तो मेरे हिसाब से तो 21 है, ठीक है। और मैं इसे कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ कि 20 भी हो सकती है, एक बार आप देख लें इस क्वेश्चन को, ठीक है। 16वीं जो भी विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान करीबन 21 महिला जीत के आई थी, यानी विधायक। तो ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। फिर भी आप एक बार गूगल करके या आप एक बार जो भी करंट या नोट्स हो तो उससे मिला लेना, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिएगा। अब जैसे चींटी का डंक हो या मधुमक्खी का डंक हो, इनमें तो सभी आप जानते होंगे फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे SCOOH कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र यही होता है ना। तो हम मिलाएंगे चौथे का पहला, इसमें देखना कूट में चौथे का पहला किसमें, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, सिरका, सिरका मतलब होता है ये एसिटिक एसिड से संबंधित होता है, तो पहले का चौथा और चौथे का पहला। बाकी इमली और कच्चा आम, देखो एक्चुअल में क्या है कि इमली होती है ना, वो संबंधित होती है आपके टार्टरिक अम्ल से, और जो संतरा और नींबू होते हैं वो होते हैं सिट्रिक एसिड से। अब जो भी कर लेना आप मिलान, जो भी होगा, यानी हमने दूसरे का तीसरा मिलाया था, दूसरे का तीसरा किसमें, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा इसमें तो है नहीं, इसमें है लेकिन ये संबंधित नहीं है, बाकी है यही हो जाएगा, पर सही है ना। पहले का चौथा, यानी जो पहले का चौथा मीन्स ये A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य सामग्री का उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, जैसे विद्यार्थियों की जो सीखने की गति में सुधार करना, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना, विद्यार्थी को सूचना प्रदान करना, अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अगर आप ध्यान से देखें ना ऑप्शनों को, तो ऑप्शन नंबर ये है ना 3, विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, ये कारण नहीं होगा। बाकी सभी हो सकते हैं लेकिन ये उद्देश्य नहीं होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि मैथ के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम अगला पेपर होगा तभी करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, तत्पश्चात नियम, यानी पहले क्या बता रहा है, नियम बता रहा है तो निगमन कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों पहले नियम बताएं फिर उदाहरण दें, तो वो निगमन विधि होती है, बाकी पढ़ो या मत पढ़ो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, किसका? 118 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिएगा, इसे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी मैथ का ही था, क्वेश्चन नंबर 120 है, जब वास्तविक वस्तु को उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं है, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी रहेगी? ये संस्कृत डिपार्टमेंट 2nd ग्रेड का ये क्वेश्चन पेपर है, कह सकते हैं उसी में पूछा था। शायद ये परीक्षा हुई थी दिसंबर 2024 में, यानी 25 के लगभग हुई थी, यानी जनवरी 2025 में, तो उसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, श्वसन प्रकाश ये तो होता है, फलों का पकना, सब्जी का पकना ये भी होता है, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन ये सभी भौतिक विधियां हैं,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो रासायनिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, बात से दूध से दही बनाना और दूध का फटना, ये सभी रासायनिक है। 1 2 4 रासायनिक थे, 3 हो जाएगा भौतिक। 122 नंबर है, कौन सी पूछताछ यानी पर्चा उपागम की एक सीमा होगी, यानी एक कमी बतानी है, इसकी क्या होगी। ये भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीधे ऑप्शन रख दिए इन्होंने। ये है ना कि इसमें गहराई अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है, ये वाला गलत दे रखा है। बाकी चाहे ये मौखिक अधिगम को कम करता है, आंतरिक मोटिवेट करता है, अनुदेशन शिक्षक केंद्रित ना होकर छात्र केंद्रित होता है, ये तो सही थे। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रीको की स्थापना कब की गई थी। ये की गई थी शायद 28 जनवरी 1980 में। नेक्स्ट देखिएगा, निर्धारणात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित होते हैं। अगर आप ऑप्शनों को पढ़ें, जैसे सभी अधिगमकर्ता एक समान होते हैं, त्रुटियां यादृच्छिक होती हैं, प्रत्येक त्रुटि का कोई कारण होता है, बुद्धिमत्ता जन्मजात होती है। तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं प्रत्येक त्रुटि कोई ना कोई कारण होता है, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है तो रीजन होता है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये साइंस का अच्छा क्वेश्चन है कि स्पायरोगायरा और प्लेनेरिया में जनन की विधियां क्रमशः कौन सी है। कक्षा 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां पे एग्जाम्पल प्लेनेरिया का मिल जाएगा, शायद स्पायरोगायरा का दे रखा है, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है, प्लेनेरिया का दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेनेरिया में क्या दे रखा है, इसमें पाया जाता है जहां से आप काटेंगे ये पुनर्जीवित हो जाता है, यानी आप ऐसे कह सकते हो उस जगह से उसी की जैसी चीजें उत्पन्न हो जाती है, जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, इन चीजों को काटेंगे वो वैसी आकृति में आ जाता है, उसे रीजेनरेशन बोलते हैं। तो निश्चित तौर से ये पुनर्जनन से हो जाएगा संबंधित। बाकी जो स्पायरोगायरा है इसमें पाया जाता है खंडन। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अपनी पुस्तक यानी किसने अपनी पुस्तक द मेथोडोलॉजी ऑफ इवेल्युएशन में रचनात्मक और योगात्मक की अवधारणा दी है। और ये शायद रीड और लैंग्वेज होती है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसी में पूछा था। ये शायद 2025 या 24 की परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये किससे संबंधित है, ये माइकल है ना स्क्रीवियन, इससे संबंधित हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायवीय श्वसन के चरण जैसे ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन और फिर पायरुवेटों का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना, ये दोनों प्रक्रिया क्रमशः कहाँ पर होती है संपन्न। और जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा तो निश्चित तौर से हम ये कहेंगे ये कहीं ना कहीं कोष का द्रव्य में काम हो रहा है, लेकिन पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन होना ये कहीं ना कहीं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये तो एमटी से हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। ये साइटोप्लाज्म यानी कोष का द्रव्य से हो जाएगा। ओवरऑल इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और इससे पहले पिछली परीक्षा में 3rd ग्रेड मेंस में लेवल फर्स्ट में अवायवीय श्वसन के चरण पूछा था, जैसे ग्लूकोज से एल्कोहल और CO2 गैस और जल, इस प्रकार के ऑप्शन थे, आपने पढ़ा होगा ओवरऑल। तो ये वायवीय श्वसन से बनने वाली प्रोसेस आगे चलती है, और एक अवायवीय चलती है, उसमें लास्ट में दारू बनती है, दारू में से एथिल एल्कोहल। तो दोनों को पहचानने का आसान तरीका यही है कि अवायवीय यानी जहाँ पर वायु नहीं होगी वहां पे दारू बनेगी, यानी एल्कोहल, और या एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं, उसे C2H5OH बोलते हैं। वैसे तो रासायनिक सूत्र है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव बीकानेर का शुभंकर होगा, इसमें से वो संबंधित होगा बटबड़ तीतर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये है आपकी बेरल की। नेक्स्ट देखिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ अगले पेपर में कर लेंगे, 5 ही क्वेश्चन तो है, अगले में देख लेंगे। कच्चा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। कच्चा में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग साधन के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये भी मैथ का है, इसे भी छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी। अच्छा, विशेषण से बतानी है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, और जैसे कर्मठ है तो कर्मठ अपने आप में एक विशेषता है, उसमें ता प्रत्यय लगा के ये भाववाचक बना दी, सही है ना, कर्मठ था, कर्मठ था, सही है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। रीतिवाचक में जैसे धीरे धीरे ये आ जाएगा, और है इसमें संबंधित हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, और यथासंभव हो जाएगा, परस्पर। लेकिन
अत्यंत है, ये आपका क्रिया विशेषण नहीं होगा, यानी रीतिवाचक। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से संधि विच्छेद गलत दे रखा है। कदापि, कदा प्लस अपि, तो इसमें तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी, तो ये तो सही है। उत प्लस श्वसन, तो कहीं ना कहीं इसमें व्यंजन संधि सही है। और जैसे नारायण है तो नार दे रखा है, नार प्लस, यानी ये तो कहीं ना कहीं गलत दे रखा है संधि विच्छेद। बाकी मन प्लस कामना, मन कामना, इसमें विसर्ग हो जाएगी। ओवरऑल इसमें 3 गलत दे रहा। तीसरे इनमें से सभी शब्द शुद्ध हैं। अगर आप देखो 2 ज्योत्सना सही लिखी है, 1 नपुर। बाकी पीताम्बर गलत दे रखी थी, यहाँ पे सौहार्द में दम रनी है, और ये भी गलत था। ओवरऑल ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मुखारविंद शब्द का सही समास विक्रय क्या होगा, यानी अरविंद रूपी मुख हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। शिक्षक बालकों का गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है और बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो हम इसे कहेंगे। अगर बच्चा इसे ध्यानपूर्वक सुन रहा है निश्चित तौर से और टीचर बोल रहा है तो आदर्श वाचन होता है। नंबर है 139, भावों विचारों के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर अलौकिक आनंद की अनुभूति करवाना उद्देश्य है। ये कहीं ना कहीं कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। पढ़ना सिखाने के लिए साचार प्रणाली का निर्माण किसने किया था, साचार प्रणाली बोल सकते हैं, तो ये मोंटेसरी से संबंधित हो जाएगा। उपचारात्मक परीक्षण सामर्थ्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है, उपचारात्मक परीक्षण सामर्थ्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होगा। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, कौन सा टेंस आएगा। आप जानते हो बिफोर से पहले आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, और ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, यानी ओवरऑल ये बिफोर से आगे चलेंगे तो सी बॉट, ये सेकंड फॉर्म दे रखी पास्ट इंडेफिनिट की, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हेड रीड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है दे विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, पैसिव फॉर्म इज, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। ओवरऑल देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो है 144, ये कह रहा है कि सी सेड वुड दैट आई वर ए क्वीन, इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी कि सी विश्ड दैट सी वर ए क्वीन, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट फ्रेजर वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स, सी फिल इन द ब्लैंक्स द प्रपोजल आफ्टर केयरफुल थॉट, तो ये संबंधित कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा टर्न डाउन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, ए पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसे पॉलीग्लॉट बोलेंगे, ऑप्शन नंबर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा 148 है, विच इज अ सोशियो कल्चरल डिफिकल्टी इन लर्निंग इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश लर्निंग में कठिनाई आती है हमारे जो सोशियो कल्चर की, बताइए कैसे आती है। हम कहेंगे लैक ऑफ एक्सपोजर आउटसाइड द क्लासरूम, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CLT करेक्ट, यानी इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो CLT के बारे में सही है। मेजर फोकस ऑन फ्लुएंसी एंड ओवर एक्यूरेसी, ये बात सही है। एनकरेज करते हैं रियल लाइफ की कम्युनिकेशन, ये भी बात सही है। एरर आर viewed एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, ये बात सही है। जो भी गलतियां होती हैं वो आपकी सीखने के दौरान होती हैं, वो ये नेचुरल होती हैं, सही बात है। नेक्स्ट देखिएगा प्रमोट लर्नर इंटरेक्शन, निश्चित तौर से इंटरेक्ट किया जाता है, इसे प्रमोट भी करते हैं इस चीज को। ओवरऑल सभी कथन सही थे। नेक्स्ट देखिएगा कि विच स्किल्स इज फॉर्म्ड इन ALM, ओवरऑल ये कि अगर आप ALM वगैरह छोड़िएगा, आपको तो ये आपको स्किल दे रखे हैं, बताइएगा। शुरुआत में हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, यही LSRW हो जाएगा। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन किए थे, तो इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन मैथ के छोड़ दिए हैं, वो अगले पेपर करेंगे जो अभी कल या परसों होने वाला है मेंस का, यानी कि मेंस मीन्स ये कि 3rd ग्रेड प्री पेपर होगा, तो उसमें करा देंगे। ठीक है, ओवरऑल वीडियो देखने के लिए इसमें सूची फर्स्ट पे दे रखी जलवायु, सेकंड में दे रखी संबंधित क्षेत्र। अगर आप मिलान करें तो शुष्क एवं अर्धशुष्क को हम मिला सकते हैं अरावली के पश्चिम से। उप आर्द्र की बात की जाए तो मिला सकते हैं जयपुर और उत्तर पूर्वी जो भी चले आते हैं वो। आर्द्र का मतलब हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक, वो अति आर्द्र का मतलब हो जाएगा बांसवाड़ा और झालावाड़। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सही है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, तो इस प्रकार। नेक्स्ट देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर है आपका 2nd, इसमें पूछा गया है आपसे कि जैसे निम्न में से कुलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला है किस तिथि को आयोजित होता है, तो ये कार्तिक पूर्णिमा को होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
इसमें आपको सुमेलित करना है, एक तरफ व्यक्तित्व, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र है, यानी सॉरी संबंधित क्षेत्र नहीं, क्षेत्र दे रखे हैं कि व्यक्तित्व किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे पी के सेठी है, ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएंगे। कृपाल सिंह शेखावत हैं, ये आपके हस्तशिल्प से संबंधित हो जाएंगे। गौरी बाई है, ये भक्ति से संबंधित, बाकी अल्लाह जिलाबाई है, ये संगीत से संबंधित हो जाएगी। तो दो हम ऐसे कह सकते हैं, पहले का हमने चौथा मिलाया था तो इसमें भी है, इसमें भी है, फिर दूसरे का हमने तीसरा मिलाया था तो इसमें भी है, इसमें भी है, फिर उसके बाद है गौरी बाई मिलाई थी भक्ति से, यानी सी का सेकंड एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ से आगे तो फिर यही मिलान हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से गलालैंग व हामलदा किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कथा है। तो ये आपके बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में नवीन प्रस्तावित कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से हैं। एक तो आपका मोकला हो जाएगा जो जैसलमेर से, एक है बुचारा में जो कोटपुतली बहरोड से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें से सुमेलित नहीं है, अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो सही है केवल 3 को छोड़ के, क्योंकि अंसली कान में नहीं पहनी जाती है, ये आपके गर्दन में पहनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, 56 का मैदान राजस्थान को निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है, निम्न में से उपयुक्त तो विकल्प बताइएगा, तो माई बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से पर्वतीय गीत जैसे पटल्या, बीचियो, लालर आदि गाते समय कौन सी वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो हो जाएगा मादल, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से काव्य रूप की दृष्टि से चंदनबाला रास किस प्रकार का काव्य है, तो ये आपका एक खंड काव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक है निम्न में से रकिया, नीजा, व्यापले आदि शब्दावली है का संबंध किस लोक देवता से रहा है, तो वो रामदेव जी से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, अगर आप सभी ऑप्शनों को देखेंगे पढ़ के तो ऑप्शन नंबर 3 गलत दे रखा है, जैसे अरावली पर्वत राजस्थान के 11% भाग पर फैला हुआ है, तो ये वाला गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किरण, बागड़ी, मुकेश आदि ये किससे संबंधित है, ये गोटी के विभिन्न प्रकार होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम पहचानिएगा, तो सबसे ज्यादा होता है पर उससे कम हो जाएगा 12, फिर उससे कम करौली, अगर अवरोही क्रम बताए तब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्न में से किसी पत्रकारिता का 20 पितामह कहा जाता है, वो जावरवल शर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये दे रखे नृत्य एक तरफ, दूसरी तरफ संबंधित वर्ग है, यानी मिलान करना है, तो देखो कूद, यानी कूद का मतलब ग्रासिया, धाकड़ का मतलब कंजर, शिकार मतलब सहरिया, रतवई मतलब मेव जाति थे, तो जो भी है वो देख लेना, ऑप्शन हो जाएगा। लूड़ी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा, पहले आएगी जोजड़ी, फिर जवाई, फिर खारी, फिर सागी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से छत्र विलास बाग की छतरियां किस शहर में, ये कोटा से संबंधित है। निम्न में से कौन सी रचना है वो रामनाथ कविया की नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी दान कथावा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान वन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भूभाग पर अभिलेखित वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएंगे 9.64%, यानी 9.64% बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि 20 नंबर क्वेश्चन है, महिला चित्रकार उस्माना और साहिबा का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से रहा है, तो ये अजमेर से रहा है। एक और महिला का पूछा जाता है, वो है नाथद्वारा राजसमंद, जिसमें आपकी इलायची का नाम आता है, इलायची एक और नाम आता है, मैं खरपरम नहीं हूँ लेकिन आता है इलायची है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जोधपुर में स्थित नहीं है, तो गड़ीसर नहीं होगी, बाकी उम्बे सागर हो जाएगी, कायलाना हो जाएगी और बालसमंद। नेक्स्ट देखिएगा, लाड़ेसर, ओलियो, ओलमो, हरावल आदि क्या है, ये सभी ये राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एरिडोसॉल मृदा का उपसमूह कौन सा होगा, इसमें से वो होगा कैल्सी और थेटिस, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, दुर्ग और अन्य नाम, जैसे धाराधड़गढ़ है, ये आपका चौमुच किले का नाम है, एक तरह से उपनाम कह सकते हैं। भूताहा किला है, ये लोहागढ़ ने भरतोल वाला नहीं होगा, ये अलवर का आता है नाम, भूताहा या भूत वाला किला बोल सकते हैं। तो ओवरऑल ये ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी सभी जैसे उत्तरी बड़े किवाड़ है, ये भटनेर किले को कहते हैं। सुदर्शनगढ़ है, ये नाहरगढ़ जयपुर वाले किले को कहते हैं। ओवरऑल ऑप्शन नंबर 2 इसमें से गलत है, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेट्रोलियम निदेशालय के अनुसार राजस्थान में कौन सा एक पेट्रोलियम बेसिन नहीं है, अगर आप सभी ऑप्शनों को देखें तो जोधपुर नाम का बेसिन नहीं है, बाकी सभी है। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीड़ों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, तो भोगीलाल पांड्या और मोतीलाल तेजावत को जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर है कि मालवी और मारवाड़ी की बोली की मिश्रित बोली कौन सी है, वो हो जाएगी राखड़ी। निम्नलिखित में से राजस्थान में उत्पादित होने वाली किस्म इसमें से नहीं है, किसकी, मक्की की, तो इसमें से हो जाएगी
ज्योति हो जाएगी जो संबंधित नहीं है। बाकी नवजोतो, मेधाओ, विजय ये सभी मक्का की किस्में हैं। 1934 में गढ़ मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे थे भंवरलाल सर्राफ। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज संबंधित क्षेत्र है, तो जो तांबड़ा है ये जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा इसमें नहीं पाई जाती है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। एक रहा राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होने से पहले अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? वो सी श्रेणी का राज्य था। सी श्रेणी कहिएगा या ग श्रेणी कहिएगा, वो एक ही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से बोली और जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि मेवाड़ी निश्चित तौर से भीलवाड़ा में बोली जाएगी, गोड़वाड़ी है ये जालौर में बिल्कुल बोली जाती है, जगरोटी है ये टोंक में नहीं बोली जाती, ये करौली में बोली जाती है। तो इस वजह से यही गलत है, और जैसे बागड़ी बांसवाड़ा से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत था, बाकी सभी सही थे। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर राज्य देश के कुल बाजरा उत्पादन में अंश रखता है। अच्छा, तो ये रखता है अंश 44.66%। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया था? वो मास्टर कालीचरण ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा या सौर ऊर्जा परियोजना का स्थल नहीं है? तो वो हो जाएगा खाडोल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाकी सभी संबंधित है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? वो आपके जयनाथ भट्ट ने दी थी। रस्म यानी जो रस्म का संबंध विवाह से नहीं है, यानी ऐसी कौन सी रस्म है जो विवाह से संबंधित नहीं है? अगर आप देखें देखो निकासी तो होती है, और आपका सामिला भी होता है या नहीं होता है? ये भी होता है, और टूटिया ये भी होती है, लेकिन आपका सुहावड़ है ना, ये नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न पर विचार कीजिए। जैसे राज्य यानी राजस्थान राज्य का शिशु लिंगानुपात 888 है। 1000 से अधिक ग्रामीण लिंगानुपात केवल पाली में दर्ज किया गया था। टोंक जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। तो ओवरऑल ये तीनों ही कथन सही है, तो 3 नंबर हो जाएगा। एरनपुरा में विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर असत्य कथन बताइएगा। जैसे इसका विद्रोह हुआ था वो जोधपुर लीजियन के सैनिक थे इसमें, जैसे मोतीकांत, तिलकराम, शीतल प्रसाद आदि ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी बात सही है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया था, ये भी बात सही है। तो गलत हो जाएगी फिर 4 नंबर। इस विद्रोह का आरंभ 21 जून से नहीं हुआ। शायद हम पढ़ते हैं या तो 21 अगस्त, इस 21 अगस्त नहीं पढ़ते तो 23 अगस्त, ये वाली डेट मानी जाती है। एक बार कन्फर्म वो देख लेना, लेकिन ये 21 जून तो नहीं मानी जाती। मानी जाएगी तो या तो 23 अगस्त है, शायद वही होगी कन्फर्म। एक बार आप अपने नोट्स में देख लेना। सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्यटन स्थल और अवस्थिति, जैसे परकोटी की बात की जाती है तो जयपुर से संबंधित है, ठीक है। और बात करें लालगढ़ पैलेस है, ये आपके बीकानेर से संबंधित। सज्जनगढ़ किला है, ये आपके उदयपुर से संबंधित। गरीब नवाज दरगाह है, ये आपकी ये शायद अजमेर से है या नागौर से। एक बार कूट और मिला लेते हैं, हमने पहले का तीसरा मिलाया था, दूसरे का पहला। एक बार कन्फर्म कर लें, ठीक है, ये दोनों भी सही है इसमें। तो फिर एक का कम कर दें, नवाज गरीब नवाज दरगाह। तो फिर जो है ना गरीब नवाज दरगाह, फिर ये अजमेर से संबंधित हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर इसमें। तो बाकी आप जानते हैं तो डायरेक्टली मिला सकते थे, बस यही था कि गरीब नवाज दरगाह ये कर पर नहीं था कि नागौर में थी या अजमेर में, ये अजमेर पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता क्रमशः कौन से जिले में दर्ज की गई है? तो ये की गई है, एक तो पुरुष तो सर्वाधिक साक्षर झुंझुनू में, और अगर महिला साक्षर की बात की जाती है तो कोटा, सही है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। लकुलीस मंदिर का निर्माता कौन था? तो ये संबंधित हो जाएंगे महाराणा मोकल। गरासिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा निम्न पर विचार कीजिएगा? कूट दे रखे हैं, पहला तो गलत है, इनके घर को पालिया कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा सहलौत इनकी पंचायत का मुखिया होता है, ये बात सही है। इनकी मृत्यु भोज से संबंधित कांतिया प्रथा प्रचलित है, तो ये दोनों ही सही है, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हवा महल का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? हम कहेंगे जो राज परिवार की महिलाओं के लिए किया गया था। गिरी सुमेल का युद्ध है जनवरी 1544। मार्च 2022 के अंत तक राजस्थान में जो रेल मार्गों की लंबाई दर्ज की गई थी वो 60-40, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी सभ्यता है जो तामावती कहा जाता है? देखो ताम्र नगरी तो हम गणेश्वर को कहते हैं, और तामावती फिर आड़ा हो जाएगी उदयपुर वाली, ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, बमलू और आपकी लिकमादेश्वर 5 लाख सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित स्थल है? ये सभी है जसनाती संप्रदाय से संबंधित हो जाएंगे। इनमें से कौन सा है जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सवाना के तुल्य जलवायु
से साम्यता रखता है, यानी समानता रखता है, साम्यता का मतलब। तो ये संबंधित किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा EW से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि बालातर लेन द प्लेन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो बालातर मतलब वो ये ताम्रपाषाण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, एक रहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान में दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहली संतान में जन्म पर कितनी राशि दी जाती है? तो करीबन है 10,000 दी जाती है। तो 52 नंबर के राजस्थान RT नियमावली 2011 के संबंध में सम्मिलित कीजिएगा। अगर आप कूटों के आधार पर जो भी आप इसमें से एक आध जानते हो उस आधार पर भी लगा सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा विशेष प्रशिक्षण से, नियम नंबर 6। 22 हो जाएगा शैक्षणिक प्राधिकारी से, और ये हो जाएगा विद्यालय को मान्यता, और 12 हो जाएगा जो भी आयु से संबंधित सबूत के दस्तावेज। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि 15 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के असाक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो ओवरऑल ऑप्शनों के आधार पर चले तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिक नवाचार को पीरामल फाउंडेशन द्वारा भारत का सबसे बड़ा पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम बताया गया है? ये संबंधित हो जाएगा आपका मिशन बुनियाद। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देवनारायण स्कूटी योजना अंतर्गत सम्मिलित जाति नहीं है। अगर इनके अंडर में देखिएगा बंजार आ जाएगी, ठीक है, इसके अलावा रायका भी आ जाएगी और गाड़िया लोहार भी आ जाएंगे, लेकिन कालबेलिया नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग नहीं है? अगर आप देखें इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से तो वो हो जाएगा अमृत योजना, ये संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कला, खेल व शारीरिक शिक्षा कैसी है? ये मुख्य धारा का हिस्सा मानी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1 जुलाई 2015 को। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रकट 2.0 के तहत कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थी कितनी दिवसीय वर्ग योजना अविकल्पित की गई है? तो वो 90 दिवसीय की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो ये संबंधित हो जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी बोल सकते हैं इसे, या ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, वो एक ही बात है। ये संबंधित हो जाएगा जोड़बीड़। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, RCERT द्वारा की गई पहल के संदर्भ में असुमेलित है, यानी जो गलत है हमें वो ही चूज करना है इसमें से। जैसे जीवन कौशल आधारित पाठ्य पुस्तक समर्थ से संबंधित है, ये वाला गलत है। बाकी शिक्षकों के लिए करियर बुकलेट, ये सारथी संबंधित है। सामाजिक भावात्मक व नैतिक कौशल के लिए कुशीशाला है। 9 to 12 विद्यार्थी की करियर पुस्तक सफर से संबंधित है। ओवरऑल सभी संबंधित ही, एक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित हो जाएगी आपकी अनुच्छेद 215 से। निम्न में से केंद्र सरकार का उपक्रम कौन सा होगा इसमें से? अगर आप ऑप्शनों के आधार पर चले तो वो हो जाएगा मॉडर्न बेकरी जयपुर, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? तो ये संबंधित की जाएगी आपके राजस्व मंडल द्वारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के वीमेंस यानी स्कीट खिलाड़ी माहेश्वरी चौहान का संबंध किस जिले से है? और ये हो जाएगी आपकी जालौर जिले से। नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत करने का कार्य किसका होता है? ये संबंधित होगा आपके अध्यक्ष से। सास बहू का मंदिर, ये नागदा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही है ना, नागदा में होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहां पर की गई थी? तो ये संबंधित की गई थी आपके व्यापार अजमेर में। निम्न में से किसी राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वही भीलवाड़ा। खिचड़ी को राजब्रज के रूप में कब अधिसूचित किया गया था? अगर ऑप्शनों के आधार पर चले तो 31 अक्टूबर 1983। और प्रबंधन की, जैसे पॉस डी कॉर्ब, मैं इसे बोल रहा हूँ नहीं, अगर आप एक एक शब्द बोल सकते हैं, जैसे कि POSDCORB। अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो इसमें जैसे उद्देश्य संबंधित नहीं होगा, बाकी चाहे नियुक्ति करना, संगठन, निर्देशन, ये सभी संबंधित हो जाएंगे।